हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू प्रयागराज यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर 4th है आपका एनवायरमेंट एजुकेशन, जिसका पेपर आपका 9 जुलाई को है, यानी कि परसों इसका आपका पेपर है। ठीक है, और इसमें हम इस पूरे सब्जेक्ट को, जो आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन है, पूरे सब्जेक्ट को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आपकी ये मैराथन क्लासेस चारों पेपर की हमने 3 पेपर की करवा दी हैं। ये आज हम लोग एनवायरमेंट को भी डिस्कस करेंगे। एंड ये जो पर्यावरण का पेपर होता है, ये चाहे आप कानपुर से देख रहे हो, आप लखनऊ से देख रहे हो, आप प्रयागराज से देख रहे हो, आप MGPRU से देख रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, एनवायरमेंटल एजुकेशन कॉमन सब्जेक्ट होता है, सेम सिलेबस होता है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। तो आप इस क्लास को कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप हों। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण अर्थ, स्वरूप, महत्व और क्षेत्र। एनवायरमेंट मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट देखते हैं। पर्यावरण क्या है। परि इज इक्वल्स टू बाहर या चारों ओर। परि का अर्थ होता है बाहर या चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, यानी कि जिसने हमको चारों तरफ से घेर रखा है। शब्द का जो पर्यावरण है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या आवृत किए हुए है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति में हमारे चारों ओर पाए जाने वाले समस्त जैविक और अजैविक तत्व, ठीक है, जैविक जिसमें हमारे जीवित आते हैं, सजीव आते हैं, अजैविक जो कि हमारे निर्जीव आते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे, जंतु, वायु, जल, मृदा इत्यादि सभी मिलकर के हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर के उस वातावरण या परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पर्यावरण वह सब कुछ है जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी कर रहा है। ये उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। आइए पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा को समझते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, पॉइंट कहता है पर्यावरण शब्द को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एनवायरन और मेंट, ये 2 शब्दों से मिलकर के हमारा एनवायरनमेंट बना, जिसमें एनवायरन का अर्थ होता है घेरना, यानी कि इन सर्कल, और मेंट का अर्थ होता है चतुर्दिश, अर्थात चारों ओर से जिसने हमको घेरे हुए है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ चारों ओर से घेरना है। वास्तव में एनवायरनमेंट शब्द एनवलप का पर्यायवाची है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को जो तत्व सामूहिक रूप में चारों ओर से घेरे हुए हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पर्यावरण कहते हैं। अंस्टैसी के अनुसार कहा गया है व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। वहीं पर सीसी पार्क कहते हैं मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। एजी टांसले ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी में लिखा है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। सबने अपने अपने हिसाब से पर्यावरण की परिभाषाएं दी हैं। आपको भी 2 परिभाषाएं रट लेनी है, अपने एग्जाम में 2 परिभाषाएं जरूर लिखिएगा। हर्ष कोविट्स ने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में लिखा पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ऐसा हर्ष कोविट्स ने लिखा है, उनकी पुस्तक है मैन एंड हिज वर्क्स में। ठीक है, आइए समझते हैं पर्यावरण के स्वरूप के बारे में जानते हैं। पर्यावरण में भौतिक और नैतिक तत्व होते हैं जिन्हें जैविक तथा अजैविक घटक भी कहते हैं, बायोटिक अबायोटिक भी कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का विभाजन 2 घटकों में किया जाता है, वह उसका स्वरूप भी होता है। आइए पहला पॉइंट है आपका भौतिक तथा अजैविक पर्यावरण की बात करते हैं। भौतिक तत्वों की विशेषताओं के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हमारे अजैविक यानी कि जो अबायोटिक जो इसके तत्व हैं, घटक हैं,
एलिमेंट हैं उसमें उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैस पदार्थ। ठीक है, देखिए ठोस पदार्थ में पृथ्वी तथा भूमि को सम्मिलित करते हैं, तरल पदार्थों में जल को और गैस पदार्थों के लिए वायु तथा वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भौतिक पर्यावरण को 3 वर्गों में भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल में विभाजित किया जाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है जीव या फिर जैविक पर्यावरण, जिसको बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। जैविक तत्वों के पर्यावरण में पौधों तथा जानवरों और मनुष्यों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार जैविक पर्यावरण को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपका पौधों का वातावरण और जानवरों तथा जीवों का वातावरण सम्मिलित होता है। ठीक है, पर्यावरण के प्रकार हैं, इनको समझते हैं। जब मात्र प्राकृतिक कारकों की विवेचना करते हैं तो इसे भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। समझ लीजिए, जब मात्र प्राकृतिक कारकों की विवेचना करते हैं तब इसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं। जब सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित कारकों या भूदृश्यों और कार्यों की विवेचना की जाती है तो इसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले भौतिक पर्यावरण को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन भौतिक अथवा प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से बनाए कारकों से जिसको प्रकृति ने बनाया है, जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण है। मानव का हस्तक्षेप इसके निर्माण में नहीं है, जिसका निर्माण और नियंत्रण मनुष्य से परे है। जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसको प्रकृति ने प्रदान किया है, वह सब कुछ भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जैसे आपका सूर्य है, ताप टेम्परेचर है, ऋतु परिवर्तन है, स्थिति है ना, ये सब कुछ हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है ना। इस पर प्रकृति का नियंत्रण है, मनुष्य का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें, सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित तथा मानव का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा संविधान, धर्म, दर्शन, प्रतिमान, आदर्श, मूल्य, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, इन अमूर्त तथ्यों के अलावा मूल कारक भी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सड़कें, पुल, भवन, आवास, शहर, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा केंद्र, परिवहन स्थल, मनोरंजन स्थल, ये सभी हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपने भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को पूरी तरीके से समझ लिया। भौतिक पर्यावरण जो प्राकृतिक होता है, जिस पर प्रकृति का नियंत्रण है, मनुष्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, इसको मानव तैयार करता है, मानव का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखिए, पर्यावरण अनेक अवयवों से मिलकर के बना है। स्थूल रूप से इसे सनातन युग से जड़ और चेतन में बताया गया है, जिसे वैज्ञानिक अजैविक एवं जैविक मान करके विभाजित करते हैं। इसे भौतिक एवं अभौतिक कारकों में बताया जा सकता है। इन घटकों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचना सन 1918 में वनस्पति शास्त्र में ओस्टिंग ने की थी। किसने की थी? ओस्टिंग ने की थी। और इसको निम्न भागों में जो है प्रस्तुत किया गया। जैसे पदार्थ में आपका मिट्टी और पानी आ गया, दशाएं आपका ताप है, प्रकाश है, बल आपका पवन है, गुरुत्व है, जीव में आपका जंतु प्लस वनस्पति है, काल यानी कि जलवायु प्लस समय। ठीक है, अतः मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाहरी बलों या परिस्थिति को पर्यावरण के कारक कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में पर्यावरण का हर एक अंग या भाग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं के जीवन काल को प्रभावित करता है, उसे कारक कहते हैं। पर्यावरणविद डॉरेन मिर ने पर्यावरण के कारकों को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 7 भागों में। किसने बांटा है? डॉरेन मिर ने। जैसे आपका मृदा, वायु, जल, अग्नि, ताप, प्रकाश, जीव जंतु, ये 7 वर्ग हैं जिसमें जो है पर्यावरण को डॉरेन मिर ने बांट दिया है। पर्यावरण का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में? इंपॉर्टेंस ये है, मनुष्य के स्वस्थ जीवन में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण एकमात्र ऐसा घर है जो मनुष्यों के पास है और यह हवा, भोजन और अन्य जरूरतें प्रदान करता है। मानव का संपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली सभी पर्यावरणीय कारकों की भलाई पर निर्भर करता है। पर्यावरण वायु और जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और कारण से पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक सुंदरता का स्रोत है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख अस्तित्व है।
इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का एकमात्र कारक हमारा पर्यावरण ही है। ये पर्यावरण का महत्व है जो आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आइए पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है। एक शिक्षित व्यक्ति खुद को और अपने पर्यावरण को भली भांति समझता है। यूनेस्को के अनुसार एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके पर्यावरण, चाहे वो सांस्कृतिक हो या भौतिक हो, के पारस्परिक संबंध और निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है और उसको स्पष्ट करने हेतु कौशल, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास भी किया जाता है कि किया जाता है या फिर किया जाए, क्या किया जाए, है ना, जिससे वातावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब इसमें कह रहा है कि कौशल, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास किया जाता है कि क्या किया जाए जिससे जो वातावरण की प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हो सके और पर्यावरण में गुणवत्ता भी लाई जा सके, ऐसा यूनेस्को कहता है। मिस्र के अनुसार पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों और मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे पर्यावरण का सुधार किया जा सके। ठीक है, पर्यावरण जो शिक्षा है, इन्वायरमेंट एजुकेशन है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या है? नंबर 1 तो पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मनुष्यों को पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराती है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बालक को प्राकृतिक पर्यावरण की समस्याओं को समझने के लायक बनाया जाता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको बालक समझ पाए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर ऐसे नॉलेज को डेवलप किया जाता है ताकि वो उस समस्या का समाधान भी कर पाए। पर्यावरण शिक्षा बालक में कौशल और रचनात्मकता का विकास करती है जिससे वो अपने जीवन का संतुलन विकास कर पाए। पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित एवं अंतः अनुशासनिक, बहुआयामी, मूल्य और समुदाय केंद्रित एवं भविष्य को उन्मुख होती है। इसके माध्यम से पर्यावरण की मुख्य समस्याओं, उसके कारण एवं प्रभाव के बारे में जन सामान्य में जागरूकता भी फैलाई जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। देखिए, पर्यावरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव की सांस्कृतिक एवं जैविक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा मानव में पर्यावरण संबंधित ज्ञान, मूल्य, विश्वास एवं नैतिकता का विकास होता है जो कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति का ज्ञान होता है और इससे वन स्थापित करने की विधियों का भी ज्ञान हो जाता है। पर्यावरण शिक्षा मानव में जीवन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पर्यावरण शिक्षा स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। इसकी प्राप्ति हेतु मानव में जनतंत्रात्मकता का विकास भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो हमारी एनवायरमेंट एजुकेशन है इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, देखिए आइए समझते हैं इसको। शिक्षा एक सौद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? एक सौद्देश्य प्रक्रिया, यानी कि इसके पीछे एक उद्देश्य है। ब्लूम की अगर बात माने तो शैक्षिक उद्देश्य से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों के निर्माण से है जिनमें शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा छात्रों को लाना होता है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे पहला ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, कॉग्निटिव डोमेन। इस पक्ष के अंतर्गत उन उद्देश्यों को रखा गया है जो बौद्धिक कौशल और क्षमताओं के ज्ञानात्मक विकास की पहचान के लिए आवश्यक होता है। जो बच्चे के बौद्धिक कौशल और क्षमताओं के ज्ञानात्मक विकास की पहचान के लिए आवश्यक होता है उसको हमने ज्ञानात्मक पक्ष में रखा है। इस पक्ष में याद रखना, समस्या समाधान, कॉन्सेप्ट क्रिएशन और कुछ सीमा तक सृजनात्मक सोच का समावेश होता है। वहीं पर जो भावात्मक पक्ष होता है, इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य समाहित हैं जो रुचियों में परिवर्तन, अभिवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन और गुणों की पहचान तथा प्रबंध के लिए आवश्यक होते हैं। मनोगत्यात्मक पक्ष जो हैं, इस पक्ष के अंतर्गत वे सभी क्रिया सम्मिलित हैं जिसमें तंत्रिकाएं और पेशियां एक साथ काम करती हैं, जैसे आपका लिखना, बोलना, ये सब आ गया। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, अपने चारों ओर के विस्तृत पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, अंडरस्टैंडिंग,
बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके दुष्परिणामों संबंधी अवबोध या उसकी समझ, आकार, स्पर्श, आदत, ध्वनि, आवाज इत्यादि को पहचानने के कौशल का विकास करना, ये पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य थे। अब बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित क्या उद्देश्य हैं। देखिए, पर्यावरण के प्रति सचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रचलित अंधविश्वास को दूर करना, जो जिस प्रकार का भी अंधविश्वास है उसको दूर करना, प्रकृति प्रेम की भावना का विकास करना, पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, ये सभी भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा के जो मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं उसमें आपका जैसे लेखन, कार्यक्रम, निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का विकास करना, ये हमारा गत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों में वर्णित जो उद्देश्य हैं, ऐसे उद्देश्य जिनका वर्णन किया गया है ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों में, उनको कार्य रूप में देना, ठीक है, उनको व्यवहार में लाना, कार्यान्वयन करना उनका। पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब और पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेतना का विकास करना, ये पर्यावरणीय शिक्षा का मनोज्ञात्मक गत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य थे। पर्यावरण की जो शिक्षा है, हमने पर्यावरण का महत्व तो पहले ही पढ़ लिया, अब पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व पढ़ेंगे। पर्यावरण की शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बालक का बौद्धिक विकास हो सके। कैसा विकास हो सके? बालक का बौद्धिक विकास हो सके, है ना। कक्षा की तुलना में बच्चों का बौद्धिक विकास बाहर कम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कक्षा में ही बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा हो, बाहर भी उसका बौद्धिक विकास हो रहा होता है। अर्थात प्राथमिक समूह, परिवार, पड़ोस, खेल का मैदान, कक्षा के अतिरिक्त द्वितीय समूह एवं जंगल, तालाब, गाय, खेत खलिहान, बाजार भी बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चों को यथार्थ यानी कि सही ज्ञान प्राप्त होता है। पर्यावरण भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण और देशाटन से बौद्धिक ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि हमको क्लास ही सब कुछ सिखाती है ना, हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शारीरिक विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रयोगात्मक पक्ष मात्र समाज के उपयोग का ही नहीं, वर्ण पौधे लगाना, साफ सफाई, शारीरिक श्रम बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों में पानी देना, स्वच्छ हवा में काम कर रही गहरी सांस लेना, है ना, इत्यादि शारीरिक विकास को बल देते हैं। एंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए पर्यावरणीय शिक्षा में प्रकृति के कारकों का अध्ययन, समस्याओं का वैज्ञानिक क्यों और कारण सहित माध्यम या अध्यापन किया जाता है, जिससे बच्चों में विषय वस्तु को क्यों कारण सहित सोचने समझने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। उसका जो दृष्टिकोण है, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी तरह विकसित किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, जो उसको जीवन भर सहयोग देता है। संरक्षण के संस्कार हेतु, विकास हेतु व्यक्ति अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके, इसके लिए उसको पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि, पर्यावरणीय शिक्षा का प्रयोगात्मक पक्ष इनको जमीन से जोड़ता है, यानी यथार्थ शिक्षा देता है, फैक्ट, सच्चाई की तरफ ले जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक धरातल देकर के पर्यावरणीय शिक्षा यथार्थ व्यवहारिक ज्ञान में अभिवृद्धि करती है, जो जीवन में सदैव ही काम आती है। तो ये हमारी पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व था। बच्चे का बौद्धिक विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास हो सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, संरक्षण के संस्कार विकास हो सके, ये विकास हेतु, है ना, यानी कि वो अपनी संस्कृति सभ्यता को का संरक्षण कर सके, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि कर सके, इसलिए बालक को शिक्षा दी जाती है पर्यावरण की। पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एक और विज्ञान जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराता है, वहीं टेक्नोलॉजी मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप नई चीज़ों का विकास भी करवाती है। मानव अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के सम्मिलित ज्ञान से पर्यावरण को परिवर्तित कर रहा है। पर्यावरण की निरंतरता, पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, जो उसकी निरंतरता का कारण है। पर्यावरण एक सीमा तक मानव द्वारा किए गए नुकसान की पूर्ति करने में भी सक्षम है, परंतु सीमा समाप्ति के पश्चात पर्यावरण अपनी निरंतरता को कायम नहीं रख पाता है और प्रदूषित हो जाता है। मानविकी के क्षेत्र में अगर बात करें तो मानव प्रकृति से सुख की अनुभूति करता है।
प्राकृतिक दृश्य उसे सुख और संतोष प्रदान करते हैं, जो मानविकी से ही संबंधित है, जो मानव को पर्यावरण से जोड़ने का काम करता है। कला एवं संगीत के क्षेत्र में अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत और पर्यावरण पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि मनुष्य पर्यावरण से स्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि प्रकृति हमेशा जीवनदायिनी बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। कला और संगीत के माध्यम से भी पर्यावरण समस्याओं को जन चेतना का विषय बनाया जा सकता है और पर्यावरण के प्रति एक भावात्मक आधार या लगाव विकसित किया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो पर्यावरण शिक्षा का संरक्षण, संवाहन, विकास एवं वर्तमान से जोड़ने का माध्यम साहित्य ही है। पर्यावरण के क्षेत्र में सोचने, समझने, लिखने और संचार माध्यमों द्वारा प्रसार करने से ही जागरूकता और संवेदनशीलता का वातावरण बन पाएगा। ठीक है, तो ये हम समझ रहे थे कि जो हमारा पर्यावरण है उसके क्षेत्र क्या है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं चैप्टर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। इसकी अवधारणा को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे। देखिएगा, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी भाषा में इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी भाषा में इकोलॉजी कहा जाता है। इसका उद्भव ग्रीक भाषा के आइकोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ घर यानी कि होम अथवा आवास, निवास एवं लोगस का अर्थ होता है अध्ययन से। ठीक है, जो आपका ये शब्द आइकोस है इसका अर्थ होता है घर, आवास या निवास। ठीक है, उसके बाद जो शब्द हमारा लोगस है इसका अर्थ होता है अध्ययन से। ठीक है, अर्थात अध्ययन से। अर्नेस्ट हीकेल ने इसे परिस्थिति विज्ञान बताते हुए कहा था कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों, पौधों और जंतुओं के अपने बाहरी वातावरण के साथ संबंधों तथा जीवन के अस्तित्व की जैविक और अजैविक दशाओं के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर पिनालिया के अकॉर्डिंग कहा गया है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों, संपूर्ण जैविक भौतिक कारकों, प्रभावों या उनको प्रभावित करने वाले कारकों या संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे डॉक्टर निशा महाराज ने अपनी बात कही है। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ और परिभाषा को समझते हैं। इकोसिस्टम अंग्रेजी के दो शब्दों इको और सिस्टम से मिलकर के बना है। इको शब्द का मतलब होता है पर्यावरण तथा सिस्टम शब्द पारस्परिक प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों का एक सूचक है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था और हम सभी को इस बात की जानकारी है कि किसी भी समुदाय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल हैं, निवास करते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। परस्पर प्रभावित होने की दिशा में एक तंत्र, एक सिस्टम का निर्माण होता है, जो एक तंत्र अथवा प्रणाली की तरह कार्य को निष्पादित भी करता है। इसे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करेंगे। टेंसले ने 1935 में शब्द पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन जो पारिस्थितिक जो शब्द है, पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, इसका प्रतिपादन एजी टेंसले ने 1935 में किया था। इसी पारिस्थितिक तंत्र को हम सरल और सहज तरीकों के रूप में प्रकृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रकृति में जीवित एवं अजीवित वातावरण का समावेश होता है और इसके प्रत्येक घटक एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। स्थल, जल एवं वायु के जिस भाग में जीवों की उपस्थिति होती है वो भाग जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। एक जीवमंडल में अनेक पारिस्थितिक प्रणालियां विद्यमान हो सकती हैं, जैसे खेत, घास स्थल, मरुस्थल, जंगल, तालाब, झरना, झीलें, समुद्र इत्यादि। ठीक है, आगे बात करते हैं। एजी टेंसले एवं F.R. फोर्सबर्ग के अकॉर्डिंग अगर बात माने इनकी, तो परितंत्र एक क्रियाशील अंतःक्रिया है जो जीवधारियों तथा उनके प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य भौतिक और जैविक वातावरण के साथ होती है। R.L. लिंडमैन के अनुसार अगर बात माने तो परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय में इकाई के रूप में होती हैं। ऐसी डेफिनेशन इनके माध्यम से दी गई है। जो पारिस्थितिक क्षेत्र होता है, पारिस्थितिकी जो क्षेत्र होता है, उसकी विशेषताएं क्या है? इकोसिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम समझते हैं। देखिए, किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है उस क्षेत्र के सभी जीवधारियों एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है।
इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु शारीरिक ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्रीय आयाम होता है एंड पारिस्थितिक तंत्र का समय आयाम भी होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक विवृत तंत्र यानी कि एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश और बहिर्गमन और होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम का महत्व क्या है। देखिए, इकोसिस्टम का महत्व निम्नलिखित रूप से है। कैसे? इकोसिस्टम के सिद्धांतों के आधार पर प्राकृतिक समुदायों के क्रियात्मक से संबंधों को समझा जा सकता है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे आपका वन, मृदा, सागर, तालाब, झील आज के वातावरण एवं उनके जीवों के सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन के प्रचलित भोज एवं मत्स्य आदि के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करना संभव हो सका है एंड इसके ज्ञान से ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग संभव हो पाया है। इसके अध्ययन में खतरनाक कीटों का जैविक नियंत्रण संभव हो पाया है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के प्रकार देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्राकृतिक रूप से विकसित एवं नियंत्रित होने वाले इकोसिस्टम को प्राकृतिक परितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके विकास में हम मनुष्यों की कोई भूमिका नहीं होती। जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसमें हम मनुष्यों की कोई भूमिका नहीं होती। कृत्रिम जो होता है इसका निर्माण हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी कि इसमें जो है ये मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ से बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंध। ठीक है, इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हो सकता है ये टॉपिक आपका दूसरे चैप्टर में हो या अलग हो, लेकिन आपका सिलेबस सेम है। कहने का मतलब है कि आपका जो ये चैप्टर है हो सकता है आपका 5th चैप्टर हो, 6th चैप्टर हो, 7th चैप्टर हो। ठीक है, तो ये इधर उधर हो सकता है। देखिए, आइए समझते हैं मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंध क्या है। मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंध ने मानव समाज के विकास को अत्यंत प्रभावित किया है। यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच कुछ संबंध है, उसने मानव समाज के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उसका। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सभी जीवों में मनुष्य जो है वो सबसे कुशल और सभ्य है। अतः यहाँ मनुष्य के निम्नलिखित 3 पहलुओं का उल्लेख करना सार्थक होगा। कौन कौन से 3 पहलू हैं? देखिए, समझते हैं 3 पहलू को। भौतिक मानव जैविक समुदाय का अंग होता है और इसी प्रकार इसे अन्य जैविक जन समुदाय की तरह ही भौतिक पर्यावरण के मूलभूत तत्वों जैसे हवा, पानी, भोजन और आवास आदि की आवश्यकता होती है और यह अपशिष्टों को पारिस्थितिक तंत्र में विसर्जित भी करता है। सामाजिक मानव सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करता है, सामाजिक संगठनों की संरचना करता है और अपने अस्तित्व, हित और कल्याण की रक्षा के लिए कानून तथा नीतियां भी बनाता है। आर्थिक मानव भौतिक तथा जैविक वातावरण से संसाधनों को कौशल और तकनीक के द्वारा उत्पन्न करता है और इसका उपयोग करता है। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों को 4 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका शिकारी और भोजन संग्राहक था, फिर उसके बाद पशुपालन और ग्राम्य जीवन आया, फिर बागवानी और खेती बाड़ी आई और फिर विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकरण का समय चल रहा है। अब देखिए, जिसमें शिकारी और भोजन संग्राहक काल जो था, पीरियड जो था, ये अवधि घोर आदिम मानव से संबंधित है, जब वह मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा था और कार्यात्मक रूप से वह एक जैविक मानव या भौतिक मानव था, क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन और आवास तक ही सीमित थी। मानव तथा पर्यावरण के बीच बहुत ज़्यादा मित्रता थी। पशुपालन और ग्राम्य जीवन काल, समय के साथ आदिम मानव ने अपने लाभ के लिए पशुपालन करना सीखा। प्रारंभ में उसने संभवतः दूध देने वाले गाय, बैल और जानवरों को मांस प्राप्ति के लिए पालतू बनाया होगा तथा धीरे धीरे पालतू जानवरों की संख्या बढ़ी होगी। पूर्व के मानवों में पशुपालन द्वारा ही समूह अथवा समुदाय की उत्पत्ति हुई होगी, जिससे मानव अपनी तथा पशुधन की जंगली जानवरों से रक्षा कर सके। बागवानी और कृषि काल जब आया, ये जो पीरियड था, भोजन के लिए बाग स्थिति बागवानी आरंभ करने की व्यवस्था ने मानव के पशुपालन कौशल और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र के जैव घटकों के नियंत्रण करने की क्षमता को एक प्रामाणिकता दी। बागवानी और पेड़ पौधे लगाने के साथ ही पुरातन कृषि प्रणाली प्रारंभ हुई
और खानाबदोश यानी कि भ्रमणशील मानवों ने स्थायी व्यवस्थित जीवन प्रारंभ कर दिया। अब आता है विज्ञान, तकनीक और औद्योगिकरण काल। 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के विकास तथा विज्ञान के प्रादुर्भाव और परिष्कृत तकनीकी के विकास के परिणामस्वरूप मानव एवं उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच मैत्री संबंधों में कटुता बढ़ी। प्राकृतिक पर्यावरण पर आधुनिक तकनीक का प्रभाव अत्यंत जटिल एवं विवादास्पद है। अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीकों के कारण प्राकृतिक वातावरण का असंतुलन दोहन आरंभ हो गया, जिसके कारण अधिकांशतः पर्यावरण की वे समस्या उत्पन्न हुई जो इन दिनों दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये विज्ञान का समय है। प्राकृतिक एवं मानवकृत पर्यावरण। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, दूसरा मनुष्यकृत। जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसको हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक तो आपका अजैविक या भौतिक पर्यावरण आता है, दूसरा आपका बायोटिक यानी कि जैविक पर्यावरण आता है। अब जो हमारा अजैविक या भौतिक पर्यावरण है, भौतिक तत्वों की विशेषताओं के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक आपका गैसीय पदार्थ, इसमें वायु तथा वायुमंडल सीमित है। तरल पदार्थ जल और जलमंडल आता है। ठोस पदार्थ में इसमें भूमि और पृथ्वी को सम्मिलित किया गया है। ओके, धरती या पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। धरती की संरचना की अगर बात करें तो धरती जिस पर हम रहते हैं और दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उसकी संरचना कैसी है। धरती केवल भूभाग नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में सौर मंडल का एक सदस्य है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, जिस पर जीवन का अस्तित्व है। इसकी संरचना बहुत जटिल है एवं इसका आकार नारंगी के समान है। ये दोनों ध्रुवों पर चपटी और मध्य में भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी के बाहरी भागों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पहले समझते हैं स्थल मंडल को। स्थल मंडल पृथ्वी का वो भाग है जिस पर हम निवास करते हैं, जिसके अंदर अनेक प्राकृतिक संसाधन भरे हैं, जो मिट्टी, चट्टानों और पिघले पदार्थों से ठोस पिंड के रूप में बना हुआ है। यह पूरी पृथ्वी का 3/10 भाग है। शेष भाग 7/10 जल क्षेत्र में आता है। पृथ्वी के ठोस भाग की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कैसे? नंबर एक तो इसमें पहले आती है आपकी इनर कोर, जिसको आंतरिक सतभाग कहते हैं। दूसरा आउटर कोर, फिर मेंटल और फिर भूपटल आता है। अब जो इनर कोर है या आंतरिक सतभाग है, इसमें पृथ्वी के ठोस भाग के बिल्कुल अंदर का भाग, जिसे जी से दर्शाया गया है, इसे इनर कोर या आंतरिक सतभाग भी कहा जाता है। इस भाग की मोटाई या व्यास जो है वो 1300 किलोमीटर तथा यहाँ के पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इनर कोर का वो भाग जो ऊपर से 6370 किलोमीटर की गहराई पर है, का तापमान 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। ये ऊंचाई के अनुसार कम होता है। ऊपरी सामान्य तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री पर आ जाता है। अब अगर आउटर कोर की बात करें तो इनर कोर जी के चारों तरफ पिघले हुए पदार्थ का भाग ई और एफ है, जिसकी मोटाई लगभग 2080 किलोमीटर। इसे आउटर कोर कहते हैं। मेंटल को समझें तो आउटर कोर से ऊपर बी, सी तथा डी भाग की ठोस परतों को मेंटल कहते हैं, जिसकी कुल मोटाई 2900 किलोमीटर है। भूपटल, मेंटल के ऊपर का भाग ए, जो 12 से 60 किलोमीटर मोटाई का भूपटल कहलाता है। ये तो हमने पृथ्वी के बारे में समझ लिया, स्थल मंडल है ये। स्थल मंडल के बाद आता है आपका जलमंडल। ठीक है, जलमंडल में अगर बात करें तो पृथ्वी का वो भाग जो जलमग्न है एवं बर्फ के रूप में फैला हुआ है, उसे जलमंडल कहते हैं। ये पूरी पृथ्वी का 7/10 भाग है और लगभग 1460 मिलियन घन किलोमीटर, 1 अरब 46 करोड़ घन किलोमीटर मात्रा में है। जलमंडल के विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें पहले आपका महासागर आता है। सभी महासागर एक दूसरे से लगे हुए हैं या कहें कि मिले हुए हैं, फिर भी महाद्वीपों की स्थिति के अनुसार इसके नाम अलग अलग रखे गए हैं। ये मुख्यतः 5 हैं। सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर आता है। ये महासागर सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा है और पृथ्वी के 35.25% भाग में फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम जो चौड़ाई है 16,880 किलोमीटर है और गहराई 11,516 मीटर है। जो अटलांटिक महासागर है, यह महासागर पृथ्वी के 20.9% क्षेत्र में है। अधिकतम गहराई इसकी 8,381 मीटर है। हिंद महासागर, यह पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है और पृथ्वी के
65% क्षेत्र को घेरे हुए है। इसकी अधिकतम गहराई 7,725 मीटर है। आर्कटिक महासागर की बात करें, यह पृथ्वी के उत्तर में 1,32,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला बर्फ के रूप में जमा है, जो व्यवहारिक रूप में किसी काम में नहीं आता। अंटार्कटिक महासागर अथवा दक्षिणी महासागर, यह भी आर्कटिक महासागर की तरह पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर है और वर्ष में अधिकांश समय ये जमा रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं नदियाँ, झीलें और प्रपात की। देखिए, रिवर्स, लेक्स एंड फॉल्स की बात करते हैं। पृथ्वी पर अन्य स्रोतों में नदियाँ, झीलें और जलप्रपात प्रमुख हैं, जिनकी संख्या अनगिनत है। इनमें भी नदियों की उपयोगिता सर्वाधिक है, क्योंकि ये कृषि एवं व्यापार दोनों में सहायक सिद्ध होती हैं। विश्व की सबसे बड़ी 5 नदियाँ हैं। विश्व की सबसे बड़ी 5 नदियाँ हैं कौन कौन? एक तो आपकी अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका की नदी है, जिसकी जो लंबाई है 6,750 किलोमीटर। नील अफ्रीका की 6,670 किलोमीटर। मिसौरी अमेरिका की 5,970 किलोमीटर। यांगटीसी क्वांग चीन की है 5,470 किलोमीटर। ओबी रूस की है, जिसकी लंबाई 5,150 किलोमीटर है। भारत की गंगा नदी 2,655 किलोमीटर विश्व में 31वां स्थान रखती है। कितना? 31वां स्थान रखती है। आइए बात करते हैं वायुमंडल की। स्थल भाग और जल भाग को चारों ओर से वायु के खोल से ढक लेने वाले आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें स्थलमंडल एवं जलमंडल दोनों ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है। क्रचफील्ड के अनुसार अगर बात करें तो वायुमंडल गैसों का गहरा आवरण है, जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। वायुमंडल गैस की एक पतली परत है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। इसकी वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, ऐसा क्रचफील्ड कहते हैं। जैविक पर्यावरण की बात करें तो जैविक पर्यावरण में मुख्यतः पौधों, पशु पक्षी एवं मनुष्य को सम्मिलित किया जाता है। अतः इस पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पौधों का पर्यावरण, दूसरा जानवरों और मनुष्यों का पर्यावरण। सभी जीव एक सामाजिक समूह में काम करते हैं और अपने कार्य हेतु पदार्थों को भौतिक पर्यावरण से लेते हैं। इस प्रक्रिया को आर्थिक पर्यावरण कहा जाता है। हम जानते हैं कि सभी जीवों में मनुष्य सबसे विवेकशील एवं समझदार प्राणी है, जिसकी सामाजिक व्यवस्था बहुत ही सुविकसित और एक व्यवस्थित है। मनुष्य के क्रियाकलापों के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। इस आधार पर मनुष्य को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो आपका भौतिक मानव हो गया, जो भौतिक वातावरण से मूल तत्वों को प्राप्त करता है, जैसे आपका वायु, पानी, भोजन हो गया। सामाजिक मानव, ऐसा व्यक्ति सामाजिक संबंधों का जाल फैलाता है, विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना कर कानून एवं सुरक्षा संबंधी साधनों की व्यवस्था भी करता है। जो आर्थिक मानव है, इस प्रकार का मानव भौतिक एवं जैविक साधनों एवं स्रोतों का अपनी बुद्धि और विवेक से विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग करके अपना और अपने राष्ट्र का विकास करता है। बात करते हैं मनुष्यकृत पर्यावरण की। मैन मेड एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसको मनुष्य तैयार करता है, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा दार्शनिक पर्यावरण आता है, फिलोसॉफिकल एनवायरनमेंट आता है। प्रचलित दार्शनिक विचारधारा एवं जीवन पर इसका प्रभाव इस पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे मतारोपण, दृष्टिकोण के विकास पर ध्यान रखना, ज्ञान का प्रसारण, पर्यावरण के संबंध में सकारात्मक, आशावादी एवं वास्तविक विचारों एवं तथ्यों की व्याख्या की जाती है। वहीं पर जो सामाजिक पर्यावरण है, इसके अंतर्गत आदिमानव से लेकर के अब तक के विकसित मनुष्य की सारी सामाजिक व्यवस्था, जैसे घर, परिवार, विवाह प्रथा, ये सब जो है, चाहे वो सामाजिक मानक, मान्यताएं इत्यादि, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के संपर्क के क्षेत्र में आता है, के बारे में हमें जानकारी देने का काम सामाजिक पर्यावरण करता है। जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाती हैं। आर्थिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत अर्थ संबंधी बातें, नौकरी, व्यवसाय, वस्तुएं, ये सब चीज़ें आती हैं। जो राजनीतिक पर्यावरण है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार, शासन प्रणालियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी हमारा राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 है, जिसका जो टॉपिक है कि पर्यावरणीय चिंताओं का दृष्टिकोण, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान। हमें पर्यावरण की चिंता क्यों होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखिए,
पर्यावरण की चिंता क्यों होनी चाहिए? नंबर 1 तो लोगों को पर्यावरणीय चिंता का अलग अलग बोध है। मोटे तौर पर इस संदर्भ में 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। क्या? नंबर 1, पहले चिंतन के अनुसार अगर बात करें तो पर्यावरणीय चिंता तीसरी दुनिया की प्रगति के विरुद्ध विकसित पहली दुनिया की एक षड्यंत्र है, और पर्यावरण तभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है जब अविकसित देशों के उत्थान और खपत के स्तर औद्योगिकृत देशों के स्तरों के बराबर हो जाएंगे। दूसरे चिंतन का जोरदार तर्क ये है कि बाघ को बचाए रखने और हरित पट्टियों के सौंदर्य को बरकरार रखना, ये हमारा दूसरा चिंतन है। तीसरे की बात यह है, विरोधाभासी रूप में इस बड़ी और सदा बढ़ रही जनसंख्या को ही पर्यावरणीय संकट के लिए उत्तरदायी मानता है और समझता है कि लोगों को छोड़कर के सभी चीज़ों की भारी कमी है। ये तीसरा चिंतन है, इसके लिए हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। इन 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से ये पता चलता है कि हमारा ज्ञान पारितंत्र और पारिसंतुलन के बारे में कितना सीमित है। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्यावरणीय चिंताओं का दृष्टिकोण क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की। देखिए, पहला प्रॉब्लम हमारी है जल संबंधी मुद्दे। जल प्रदूषण की अगर बात करें तो जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक मुख्य स्रोत है। प्रदूषित जल के उपयोग के कारण अक्सर दस्त, डायरिया, आंतों में कमी, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात माने तो उनकी एक रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल प्रदूषण के कारण ही होते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या हैं? नंबर 1 तो नगरों की गंदगी को सीधे आसपास के जल स्रोतों में नहीं मिलने देना चाहिए। सीवेज का जल नदियों में नहीं डालना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के अपशिष्ट को जल स्रोत में नहीं डाला जाना चाहिए। कूड़ा करकट, नगरीय अपशिष्ट निपटान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी तरीके अपनाएंगे तो जल प्रदूषण से हम बच पाएंगे। पेयजल की समस्या आज हमारे भारत में है। भूजल के स्तर में आ रही लगातार गिरावट के कारण वर्तमान समय में जल संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। जल के दुरुपयोग एवं बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जल के बचाव के लिए कई नियम बनाए गए हैं जिससे जल के दुरुपयोगों को रोका जा सकेगा। भूमिगत जल का प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जिसको कहते हैं। देखिए, जब मिट्टी में ऐसे तत्व चले जाएं जो उसके लिए हानिकारक हों तो उसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। सामान्य रूप से भूमि का भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव व अन्य जीवों पर पड़े अथवा भूमि की प्राकृतिक दशाओं, गुणवत्ता व उपयोगिता में कमी आए, उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। अब जैसे पौधों संबंधी मुद्दे हैं, वनों को काटना है, इनके बारे में इसीलिए हमें पर्यावरण की चिंता होती है। पौधों या वन संबंधी मुद्दे। नंबर 1 तो वनों को काटना, जिसको वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आजकल मानव जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लोगों के रहने के लिए जगह की समस्या हो गई है, जिसको सुलझाने के लिए वनों को काटना बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। पेड़ों और वनों को इस प्रकार काटना वनोन्मूलन कहलाता है। इंग्लिश में इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। वनोन्मूलन के बहुत से कारण हैं, जैसे सड़क, बांध और रेल की पटरियां बन रही है, उसके लिए वनों को काटा जा रहा है। खनन के लिए, उत्खनन की प्रक्रिया के लिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, खेती के लिए बढ़ती जमीन की मांग की पूर्ति के लिए, ईंधन और इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग के लिए वनों को काटा जा रहा है। वन विनाश का प्रभाव क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा, वनों के विनाश से मिट्टी में जीवाश्म तत्व कम हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। ठीक है, वनों की हरियाली वर्षा को आकर्षित करती है। वन विनाश से औसत वार्षिक वर्षा में कमी आ जाती है और वन विनाश से भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। वन विनाश से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ये सभी समस्याएं बढ़ जाती हैं जब वन विनाश होता है, वनों का विनाश होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम वर्षा जल संचयन, इको टूरिज्म, पर्यावरण नैतिकता की बात करेंगे। वर्षा जल संचयन को पहले समझते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए समझते हैं इसको। वर्षा जल संचयन परिदृश्य सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए वर्षा के पानी का संग्रह, भंडारण और प्रयोग करने की तकनीकी है। वर्षा के लिए पानी को छत के ऊपर या अन्य प्रकार के मानव निर्मित जमीन के ऊपर की कठोर सतहों से इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा, वर्षा जल संचयन के उद्देश्य क्या है, क्यों इसको बचाया जाए? उद्देश्य ये है कि बाढ़ से बचने के लिए, पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अपवाह के नुकसान को कम करने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए और पुनर्भरण भूजल द्वारा जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते, वर्षा जल संचयन के तरीके क्या हैं?
नंबर 1 तो भंडारण और प्रत्यक्ष उपयोग। इमारत की छत से एकत्र वर्षा का जल भंडारण टैंक की तरफ भेज दिया जाता है। भंडारण टैंक पानी की आवश्यकताओं, वर्षा और जल ग्रहण उपलब्धता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। और अतिरिक्त पानी को व्यवस्था के पुनर्भरण के लिए मोड़ा जा सकता है। इस तरीके से हम जो है इसका भंडारण कर सकते हैं। भूजल जलभूत पुनः आवेशन। देखिए भूजल जल भूतों को बोरवेल, रिचार्ज गड्ढ जिसको कहते हैं, कुआं, खाइयों, टपकन, टैंक आदि का उपयोग करके पुनर्भरण किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसका एडवांटेज ये है कि बाढ़ तूफान के पानी के अपवाह और कटाव को कम करता है। कीटनाशक, तलछट, धातु और उर्वरक जैसे संदूषकों से पानी को मुक्त रखता है। भूजल संरक्षण में मदद करता है। यह अपेक्षाकृत सरल और कम प्रशस्त है। पानी और ऊर्जा संरक्षण दोनों को इससे बढ़ावा मिलता है। इको टूरिज्म की बात करें तो इको टूरिज्म यानी पर्यटन का ही एक रूप है, जिसमें पर्यटन के लिए ऐसी जगहों का चुनाव किया जाता है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचती है। वह वैसी ही रहती है जैसी उसको प्रकृति ने बनाया है, यानी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह जहां जाकर मन को शांति मिले, पर्यटक को कुछ शिक्षा मिले, पर्यटन से उस जगह की प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, बल्कि इस पर्यटन से जो आर्थिक आय प्राप्त हो उसका उपयोग वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता और संतुलन को बरकरार करने में किया जाए। उस जगह की संस्कृति को जानने का मौका मिले और वहाँ के निवासियों के आर्थिक आधार को मजबूत करे, ऐसी ही कुछ विशेषताएं होती हैं इको टूरिज्म की। चलिए आइए समझते हैं पर्यावरण नैतिकता क्या है या आचार संहिता क्या है। पर्यावरण नैतिकता से तात्पर्य है कि वे नियम जो हमें पर्यावरण एवं उसके विभिन्न घटकों को नियंत्रित रूप में उचित और श्रेष्ठ प्रकार का व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करें, वही हमारी पर्यावरणीय नैतिकता है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम किस प्रकार से पर्यावरण एवं प्रकृति के साथ अपने आप को ढालें, ना कि हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण को ढाला जाए, ठीक है। भारतीय संस्कृति, परिवेश, धर्म ग्रंथों, पौराणिक किस्से, कहानियों एवं जातक कथाओं आदि में समय समय पर सामान्य जनमानस के लिए नैतिक आचार के नियमों की आचार संहिता लागू की गई थी, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य था। इस प्रकार निम्नलिखित अनेक नैतिक विचार हैं, जैसे भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत प्रचारित किया, जिसके अनुसार किसी भी जीव के प्रति हिंसा का अपराध की श्रेणी में रखा गया है, हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हमारे शास्त्रों में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु एवं अग्नि को देवता का दर्जा दिया गया है। इसलिए जल, वायु और मृदा प्रदूषण एवं पेड़ों को काटना पाप माना गया है। चरक संहिता में वनों की कटाई सर्वाधिक वर्जित काम माना गया है। वन कटाई को मानव प्रजाति व उसके विकास के लिए भी घातक माना गया है। मत्स्य पुराण में तो एक वृक्ष को 10 मानव पुत्रों के समान माना गया है। इसी कारण वृक्ष पूजन, शाखाओं पर लच्छा बांधना, दीप जलाना आदि उसकी सुरक्षा के उपाय थे। हिंदू धर्म में अनेक प्राणियों को देवी देवताओं की सवारी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है, जो एक प्रकार से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, जैसे चूहा गणेश जी, शेर दुर्गा, गरुड़ विष्णु, हाथी इंद्र, है ना, ये सभी वाहन माने गए हैं, इनसे उनकी रक्षा भी होती है। चैप्टर 7 है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए पर्यावरणीय मुद्दों या खतरों के कारण प्रकृति असंतुलित रहती है। प्रकृति जो है वो असंतुलित रहती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3 बार अपना ही 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। सर्दियों में तापमान अत्यंत कम हो रहा है। बर्फबारी प्रत्येक वर्ष नए नए स्थानों पर होती है और सर्दी के लिए नए रिकॉर्ड बनाती है। हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति भी बदल रही है। हिमालय और दूसरे बर्फ के पहाड़ों के बड़े भाग जो सामान्यतः बर्फ से ढके रहते थे, वे अब सामान्य पहाड़ हो गए हैं। बहुत सी नदियां गायब हो चुकी हैं और गर्मियों में अधिकतर नदियों का पानी बहुत कम हो जाता है। गर्मी में हम प्रतीक्षा करते हैं बारिश की और बारिश से पहले हम सूखे का सामना करते हैं। विश्व तापन बढ़ते हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है, जिसमें पृथ्वी के तापक्रम में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस बढ़ते तापमान का असर विश्व भर के मौसम तंत्र पर पड़ना अवश्यंभावी है, जिससे कई समस्याओं की उत्पत्ति संभव है। वैश्विक ऊष्मन की बात करें, विश्व तापन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से पृथ्वी की सतह का वातावरण का तापक्रम निरंतर बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग का विस्तार अगर बात करें तो पूर्व शताब्दी में समुद्री जल स्तर जो है वह 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर बढ़ा है। इसके साथ 2 सेंटीमीटर वृद्धि समुद्री जल प्रसार में भी हुई है। लगभग सारे संसार में 90 का जो दशक था वो सबसे गर्म दशक रहा है। पहले मौसमी परिवर्तन प्राकृतिक होते थे। यदि पौधे की श्वसन क्रिया और उनके सड़ने गलने से वायुमंडल से मानवीय क्रियाकलापों से 10 गुना अधिक होते हुए भी औद्योगिक क्रांति की पूर्व स्थिति संतुलित थी। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भूतल के औसत तापमान में पिछली शताब्दी के दौरान 0.45 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि उसमें हुई है। अब बात करें ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके कारण क्या है, समझते हैं इसके कारण क्या है इसके पीछे। औद्योगिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया, खेती, जीवन शैली आदि। औद्योगिक क्रांति से पहले मानवीय क्रियाओं से वायुमंडल कम प्रदूषित होता था। औद्योगिकरण के इन कारणवश हम अपने जलवायु और वातावरण को बदलते रहते हैं। पूरे विश्व में व्यावसायिक रूप में होने वाले उपयोग के 100 गुना सेंटीमीटर अधिक होता है। ग्रीन हाउस गैसें तो पहले से ही विश्व में ऊर्जा संतुलन बिगाड़ चुकी हैं। औद्योगिकरण के बाद ही पृथ्वी के वायुमंडल की ताप अवशोषण क्षमता बढ़ी है। वायुमंडल में CO2 जो है 3%, मीथेन 1% और नाइट्रोजन ऑक्साइड 1.5% बढ़ी है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जलाए गए कोयले, तेल और प्राकृतिक गैसों से होता है। तो ये हमने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। हरित गृह का प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं। किसी उद्यान या पार्क में कांच से निर्मित उस घर को जिसके चारों तरफ दीवार एवं ऊपर छत होती है, उसमें उन पौधों को उगाया जाता है जिन्हें अधिक गर्मी यानी ताप की जरूरत है, जो सौर विकिरणों से आने वाली दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अपने अंदर आने तो देती है किंतु बाहर नहीं जाने देती। हरित गृह ग्रीन हाउस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, सॉरी हरित गृह ग्रीन हाउस कहते हैं उसको। आप समझते हैं विश्व तापन, CO2 की समस्या, हरित गृह प्रभाव की बात करेंगे। देखिए, अगर हम संतुलित पर्यावरण की बात करते हैं जहाँ प्रत्येक गैस एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती है, यानी CO2 और O2 की मात्रा के साथ अन्य गैसों जैसे मीथेन, ओजोन इत्यादि में मात्रा सामान्य रहती है, तब पर्यावरण का तापमान सामान्य रहता है। किंतु वातावरण में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने से वातावरण का तापमान वैसे बढ़ जाता है, जिनसे हरित गृह के तापमान में वृद्धि हो जाती है। हरित गृह की दीवारें एवं छत कांच की बनी होती हैं, जिससे सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, रेडिएशन अंदर तो आती है लेकिन यहाँ से पुनः वापस नहीं जा पाती। परिणाम स्वरूप इस ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। आर्हीनियस ने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही वातावरण गर्म रहता है। इस गैस की विशेषता के बारे में बताते उन्होंने कहा कि ये गैस वायुमंडल की निचली सतह और धरती को गर्म रखती है, परंतु ऊपरी वायुमंडल की सतह को ये ठंडा रखती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और अगली सदी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की गई है। कितनी जो है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? जलवायु परिवर्तन की। देखिए, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है जलवायु की स्थिति में परिवर्तन होना। इस तरह के परिवर्तन में लंबा समय लगता है, कभी कभी तो ये अवधि दशकों में होती है अथवा इससे लंबी अवधि भी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आंतरिक प्रक्रिया अथवा बाहरी दबाव के कारण होती है, जैसे कि सौर चक्र का बलाघात हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोटन हो गया और वायुमंडल या प्रयोग में आने वाली भूमि की संरचना में सतत उद्भेदन, संबंधन, विस्फोटन हो गया। ठीक है। जलवायु परिवर्तन स्थिति या व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित होता है, जैसे कि तापमान का मौसमी ढांचा, जो कि लंबी काल अवधि के लिए परीक्षण किया जा सकता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, IPCC की बात करें, तो इनके प्रयोगों में स्पष्ट किया गया है कि समय के साथ जलवायु परिवर्तन एक काल अवधि के बाद किसी भी परिवर्तन से संबंधित होता है, जो मौसम प्राकृतिक विविध प्रक्रियाओं के कारण हो सकता है अथवा मानव की क्रियाविधियों और क्रियाकलापों के कारण भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? इसमें एक तो प्राकृतिक गतिविधियां होती है, दूसरी मानवीय गतिविधियां होती हैं।
प्राकृतिक गतिविधियां ये होती हैं जैसे महाद्वीपीय संवहन होता है। सृष्टि के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक ही बड़े धरातल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे, किंतु सागरों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आज उनके अलग अलग खंड बन गए हैं। महाद्वीप संवहन अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अब भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं और हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट की अगर बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि और धूलकण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में जाकर फैल जाते हैं और पृथ्वी पर आने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा घटा देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, कम झुकाव अर्थात कम गर्मी तथा कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु परिवर्तित होती है। समुद्री धाराएं, जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, जो कि वातावरण और जमीन की तुलना में 2 गुना सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जलवायु परिवर्तन होता है। ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक गतिविधियाँ। अब इसमें मानव का क्या रोल होता है, मानवीय गतिविधियों की बात करते हैं। मानवीय गतिविधियों में जैसे हमारा शहरीकरण हो गया, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वहाँ पर उपलब्ध भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण और जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मिलें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसों और धूल कण हवा में छोड़ती हैं, जो वायुमंडल में काफ़ी वर्षों तक विद्यमान रहती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकरण की ही देन है। जैसे वनोन्मूलन, जैसे मैंने बताया आपको, वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है ना। पिछले कुछ दशकों से रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज विश्व भर में 1000 से भी अधिक प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध हैं। जैसे जैसे इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वायु, जल और भूमि में इनकी मात्रा बढ़ रही है, जो पर्यावरण को निरंतर घातक स्थिति में पहुंचा रही है, प्रदूषित करके उसको घातक स्थिति में पहुंचा रही है। तो ये जो है ये वो सब गतिविधियां थी प्राकृतिक और मानवीय, जिनसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब ओजोन परत क्षरण को समझते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत के साथ साथ ही ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल का भी निर्माण हुआ और इसी के साथ साथ ओजोन परत एवं ओजोन मंडल का भी उद्भव हुआ। ओजोन ऑक्सीजन का एक त्रिअणुक एलोट्रोप है, जो एक प्रभावी ऑक्सीकारक है तथा वायुमंडल के विभिन्न तत्वों से कई प्रकार की क्रियाएं करने में भी सक्षम है ना। वायुमंडल में ओजोन ही एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। वायुमंडल में ये ओजोन परत के रूप में पाई जाती है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल प्रमुख रूप से 5 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में? 5 मंडलों में, जिसमें सबसे पहला आपका क्षोभ मंडल आता है, ट्रोपोस्फियर आता है। यह पृथ्वी की सतह से लेकर के 5 से 10 किलोमीटर ऊपर तक जो है वायुमंडल का सबसे नीचे वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में वर्षा होना, बादल बनना, तेज हवाओं का चलना जैसी घटनाएं संपन्न होती हैं। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। जो समताप मंडल है इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर 45 किलोमीटर तक क्षेत्र समताप मंडल कहलाता है। ओजोन गैस की परत इसी मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। फिर आता है इसके बाद 3 नंबर पे आपका मध्यमंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊपर तक मध्यमंडल स्थित रहता है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान सामान्यतः बढ़ता जाता है। तापमंडल की बात करें तो मध्यमंडल में 300 किलोमीटर ऊपर तक
80 से 300 किलोमीटर तापमंडल स्थित रहता है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। जो आयन मंडल है, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं, तापमंडल के ऊपर स्थित सबसे ऊपरी क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक आयंस की उपस्थिति होती है, इस क्षेत्र में भी ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम में वृद्धि होती है। तो ये हमारे वायुमंडल की 5 परतें थी जिनको हमने समझा। अब बात करते हैं पराबैंगनी विकिरण की। सूर्य से निकलने वाली 100 से 400 nm तक की तरंगदैर्घ्य की विकिरण पराबैंगनी विकिरण कहलाती है। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या होते हैं? ओजोन परत के क्षरण के फलस्वरूप पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेंगी तथा उसके कारण वनस्पति व जीवों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा रहेगा। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मोतियाबिंद हो सकता है। पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर में, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होने से मृदा में जल की कमी हो जाती है और पादप वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में भी इसकी कमी आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी, मेथड्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की विधियां। विभिन्न स्तर पर विभिन्न विधियों का सहारा लेकर के पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का विकास किया जा सके। शिक्षण विधियां जैसे शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु महत्वपूर्ण होती है कि किस पाठ्यवस्तु के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी। जैसी पाठ्यवस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन भी किया जाता है। तो इस बात को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण की विधा को शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे शिक्षण में प्रस्तुतीकरण पर बल दिया जाता है जिसके लिए शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। बीओ स्मिथ कहते हैं कि जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य होता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप और परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अब समझते हैं शिक्षण विधि के निर्धारण के आधार। देखिए, शिक्षण विधि का निर्धारण पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अनुसार किया जाता है कि पाठ्यवस्तु की प्रकृति क्या है, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। प्रस्तुतीकरण के मुख्य 3 तरीके होते हैं, अतः शिक्षण पद्धति भी 3 प्रकार की होती है, जैसे कथन विधियाँ हो गई, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि। दृश्य में प्रदर्शन और निरीक्षण विधि आती है। कार्य में प्रोजेक्ट और प्रयोग विधि आती है। कार्य विधियाँ कहाँ? जहाँ बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा होता है, प्रयोग कर रहा होता है, वहाँ पे कार्य विधियाँ अपनाई जाती हैं, है ना। पर्यावरणीय शिक्षा को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं उसमें सबसे पहला आपका सेमिनार आता है। कक्षा के औपचारिक शिक्षण से हटकर अनौपचारिक रूप में तनाव मुक्त वातावरण में पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर बौद्धिक चर्चा, वाद संवाद, तथ्यों और तर्कों सहित विषय वस्तु के विश्लेषण का प्रभावशाली शिक्षण माध्यम है, वह है आपका संगोष्ठी, वह है आपका सेमिनार। शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होती है। इसका आयोजन किसी विशेष पर या समस्या पर चर्चा के लिए संबंधित क्षेत्र की नवीनतम जानकारी के लिए किया जाता है। संगोष्ठी के आयोजन में निम्न पक्षों का ध्यान रखा जाता है। जैसे पहली बात आपकी है प्लानिंग की, योजना की। योजना एक प्रकार से संपूर्ण कार्यक्रम की नील प्रति या ब्लूप्रिंट है जिसका निर्माण सोच विचार कर किया जाना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे संगोष्ठी के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है, प्रक्रिया क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। स्थान, समय और अवधि का भी ध्यान रखा जाता है। कार्य विभाजन की बात करें तो संगोष्ठी के कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके इसके लिए कार्यों का विभाजन आवश्यक है। इसके लिए समितियों तथा उप समितियों का गठन भी आवश्यक है। ठीक है, क्रियान्वयन की बात करें तो संगोष्ठी के प्रारूप को प्रस्तुत करने के बाद जब उसे स्वीकृति मिल जाती है तभी से सेमिनार का कार्य आरंभ हो जाता है। विषय विशेषज्ञों की सूची बनाकर सूची के अनुसार उन्हें आमंत्रण पत्र पूरी सूचना के साथ भेजे जाते हैं। सहभागिता के लिए संगोष्ठी के विषय पर लेख या शोध पत्र आमंत्रित भी किए जाते हैं। संगोष्ठी का मूल्यांकन की बात करें तो संगोष्ठी की समाप्ति के बाद सभी समितियों उप समितियों के सदस्य संगोष्ठी की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं, उनकी कमियों का उल्लेख करते हैं। विद्यार्थियों के साथ भी विचार विमर्श होता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है।
अब इसमें बात करते हैं वर्कशॉप की, कार्यगोष्ठी की। किसी विषय या प्रकरण पर परिचर्चा के लिए कार्यगोष्ठी एक महत्वपूर्ण साधन है। कार्यगोष्ठी की सफलता उसके प्रबंध तथा व्यवस्था पर निर्भर रहती है। कार्यगोष्ठी का संचालन अति महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यगोष्ठी समाज का एक लघु रूप है जिसमें कुछ व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के आमने सामने बैठते हैं। ठीक है। समस्या समाधान विधि की बात करें तो समस्या समाधान विधि में बालक को किसी समस्या से अवगत कराया जाता है और उसके आधार के लिए उसे अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। समस्या के समाधान का आधार तर्क होता है। यह विधि एक विचारशील चिंतन की प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विचार तो करना पड़ेगा, है ना। उस पर कई तरीके से हम सोचते हैं। यह विधि बालकों में मानसिक शक्तियों के विकास तथा चिंतन की अभिवृत्ति विकसित करती है। आगे बात करते हैं जो समस्या समाधान विधि है, इसके गुण क्या हैं। इसके गुण ये हैं कि इससे बालक में स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, करके सीखने की स्किल डेवलप होती है। ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है और व्यक्तिगत ध्यान में भी वृद्धि होती है। ज्ञान प्राप्ति का सुलभ मार्ग है ये। अब इसके दोष क्या हैं। कमी यह है कि एक तो ये धीमी बहुत है, प्रयोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाता है, पाठ्यपुस्तकों का अभाव रहता है और प्रतिभाशाली शिक्षकों एवं दूसरों के लिए उपयुक्त है ये। प्रयोग पद्धति पर अतिरिक्त बल दिया जाता है। शिक्षक की समस्या समाधान की प्रक्रिया में भी निपुणता रहती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट या योजना विधि की। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, दार्शनिक पृष्ठभूमि जो है, यानी कि ये दर्शनवाद से रिलेट करती है। इसके दार्शनिक प्रणेता जॉन डेवी हैं, वर्तमान प्रवर्तक डॉक्टर किलपैट्रिक हैं। ठीक है। और यानी कि कह सकते हैं कि इसके संस्थापक जॉन डेवी और इसका प्रतिपादन करने वाले किलपैट्रिक, ये जो हैं ये इनके शिष्य थे। संशोधक G.A. स्टीवेंसन है। अब देखिए, किलपैट्रिक की बात माने तो प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत, इस योजना विधि के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बालक सहचर, सहयोग व क्रियाशीलता के द्वारा सीखते हैं, करके सीखते हैं, जीवन द्वारा सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत अगर हम स्थानीय तालाब को लेते हैं, उस पर आधारित निम्न योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। जैसे तालाब में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन कर सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन कर सकते हैं और जीवों में भोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं, जीवों में परस्पर निर्भरता का अध्ययन कर सकते हैं और तालाब का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन हम उस पर कर सकते हैं। ठीक है। अब समझते हैं आगे प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक का काम क्या है। शिक्षक जो है वह छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप, कहने का मतलब है मित्रवत संबंध रखते हैं। छात्रों को प्रोत्साहन देने का काम टीचर करता है, प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करता है, छात्रों को सचेष्टा, चारित्रिक विकास जो है टीचर बच्चों के अंदर ये सब करने में सफल रहता है या करता है। प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या हैं। एक तो इसके गुण ये हैं कि तर्कशक्ति, अभिवृत्ति का विकास होता है, सहयोगात्मक विधि होती है, विषयों का चयन होता है, रुचि का विकास होता है, विभिन्न छात्रों के लिए उपयोगी है, बाहरी जगत से भी इसमें संपर्क रहता है। प्रदर्शनी विधि, एग्जीबिशन की बात करें तो प्रदर्शनी के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, कौशल, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता व धनात्मक अभिवृत्तियों व सहभागिता को प्रेरित किया जा सकता है। प्रदर्शनियाँ विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी व शिक्षकों के द्वारा तथा सार्वजनिक रूप में प्रशासन व बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा आयोजित की जा सकती है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रदर्शनी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष एवं सरल रूप से जटिल कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाया जाता है। विद्यार्थी प्रदर्शनी में अपने द्वारा बनाए गए क्रियाशील प्रतिमानों को, स्थिर प्रतिमानों को, वास्तविक नमूनों को तथा चित्र, आर्ट, चार्ट, पोस्टरों को प्रस्तुत करते हैं। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम प्रदर्शनी के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों के अपने विचारों को मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। विद्यार्थी भी जो है अपने सहपाठियों की उपलब्धियों को देख करके कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। अन्य विद्यार्थियों के साथ जन सामान्य भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों व उसकी स्थिति का बोध कराना, पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये सभी इसकी क्वालिटीज़ हैं। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण की, फील्ड सर्वे की। देखिए पर्यावरण अध्ययन विषय पर्यावरण से संबंधित है। जो पर्यावरण अध्ययन विषय है
यह पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें विद्यार्थी पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ करके ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान से बेहतर व्यावहारिक ज्ञान होता है, इसलिए कक्षा में अध्ययन के साथ साथ क्षेत्रीय अध्ययन भी शामिल है। क्षेत्रीय अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? क्षेत्रीय अध्ययन निरीक्षण या अवलोकन विधि पर आधारित है, जिसका उद्देश्य छात्रों द्वारा ध्यान से देखकर सीखने पर जोर देना है। पढ़ने के स्थान पर देख करके सीखी गई चीज़ अधिक लंबे समय तक याद रहती है, अतः छात्रों की स्मृति में ज्ञान स्थायी हो जाता है। छात्रों का प्रकृति से सीधे संपर्क होता है। समूह में जाने पर सहयोग की भावना का विकास होता है। अध्ययन में रुचि भी विकसित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पर्यटन विधि की बात करें तो शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, जीवन उपयोगी, अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मनोरंजक बनाने में क्षेत्र पर्यटन विधि की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। क्षेत्र पर्यटन विधि कक्षा तथा विद्यालय के कृत्रिम पर्यावरण से बाहर ले जाकर के प्रकृति की गोद में बैठ करके प्रकृति से ही कुछ सीखने का एक उत्तम माध्यम है। क्षेत्र पर्यटन कुछ सीखने का एक व्यवस्थित रूप है। क्षेत्र पर्यटन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में होता है। उद्देश्य उसका यह है कि नवीन अनुभवों को अर्जित करने में उपयोगी है। नवीन सूचनाएं, तथ्य प्राप्त करना, यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि, अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है, पर्यावरण के प्रति रुचि पैदा होती है, परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है और छात्रों के निरीक्षण शक्ति का भी विकास इसके माध्यम से हो सकता है। अब बात करते हैं, चैप्टर 9 है हमारा विकास के वास्तविक और जटिल मुद्दों को संबोधित करना। सतत विकास और शिक्षा को समझते हैं। देखिए, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र सततता के 27 सिद्धांतों को निर्धारित करता है। ऐसा ही एक सिद्धांत है सतत विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होगा और इसे अलग नहीं माना जा सकता है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में जीवन स्तर की असमानताओं का उन्मूलन सतत विकास को प्राप्त करने और अधिकांश लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। सतत विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उपयोग, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन सभी सामंजस्य में हैं और मानव की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो ठोस अपशिष्ट उत्पादन वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर लगातार बढ़ती समस्या है। भारतीय शहरों में ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है और देश में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां सबसे गंभीर समस्याओं में से एक हैं। ठोस अपशिष्ट में ठोस अथवा अर्ध ठोस घरेलू अपशिष्ट जैसे सैनिटरी अपशिष्ट, व्यावसायिक अपशिष्ट, इंस्टीट्यूशनल अपशिष्ट, कैटरिंग एवं मार्केट से निकलने वाला अपशिष्ट, घरों से स्ट्रीट स्वीपिंग, नालियों की सतह से निकलने वाला अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट और उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट आता है। ठोस अपशिष्ट में औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एवं विध्वंसक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को शामिल नहीं किया गया है। ठोस अपशिष्ट को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। किस तरीके से? जैसे जो ठोस अपशिष्ट है इसमें आपका जैविक और अजैविक आता है और उसके बाद फिर आपका 3 नंबर पे घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट आता है। इनको अलग अलग समझना जरूरी है। जैविक अपशिष्ट का अर्थ जैविक पदार्थ से होता है जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया अथवा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर के एक सरल स्थिर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, बागवानी अपशिष्ट आदि। अजैविक अपशिष्ट की बात करें तो अपशिष्ट बायोलॉजिकल प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होता, जैसे धातु, कागज, प्लास्टिक की बोतल आदि। इस प्रकार जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट 2 तरह का होता है, पुनः चक्रण करने योग्य अपशिष्ट और पुनः चक्रण न करने योग्य अपशिष्ट, जिसको हम दोबारा से नहीं बना सकते। घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट जो होता है इसके अंतर्गत घर से निकलने वाली पुरानी दवाई, पेंट के डिब्बे इत्यादि जो कि नुकसानदायक होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत घरों से निकलने वाले डोमेस्टिक हैजार्ड्स। घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट को पृथकता कर अलग से वेस्ट कलेक्टर को दें या फिर नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत स्थान पर ही पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार का जो अपशिष्ट है वो जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट मिश्रित ना होने पाए। अब बात करते हैं 3R की, जिसमें आपका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को कार्यान्वित करने का एक तरीका है। जो पुनः उपयोग है, पुनः उपयोग में हम किसी वस्तु का
बार बार उपयोग करते हैं जिसे हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, और पुनः प्रयोजन का मतलब होता है, इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं आने पर उस वस्तु को किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करना पुनः प्रयोजन कहलाता है। पुनः चक्रण जो होता है, इसका अर्थ है कि हम प्लास्टिक, कागज, कांच आदि की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों को पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बना लेते हैं। अब बात आती है 3R का नियम और इसका क्या महत्व है। देखिए 3R का नियम, 3R का मतलब होता है रिड्यूस, कम उपयोग, रिसाइकल, पुनः चक्रण, रीयूज, पुनः उपयोग। इस नियम का उपयोग करने पर हम पर्यावरण में बढ़ रहे अपशिष्ट को कम कर सकते हैं और इनसे हो रहे पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकता है ना। चलिए, और बचाया जा सकता है। यदि यही नहीं, हम दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय भी पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कोई वस्तु पर्यावरण पर किस प्रकार निर्भर करती है तथा इसका उपयोग करने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है तथा ये प्रभाव तात्कालिक, दीर्घकालिक अथवा व्यापक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, शहरी और ग्रामीण की। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 में की गई। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस मिशन में 2 घटक शामिल हैं, एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना, ये सब चीज़ें इसमें आपकी शामिल होती हैं। यह केवल एक अभियान न होकर के एक जन आंदोलन के रूप में साबित हुआ है। भारत में ग्रामीण स्वच्छता की इस गंभीर समस्या और खुले में शौच की समस्या को देखते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार ने 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया था। इस अभियान में 2012 तक सार्वभौमिक घरेलू स्वच्छता कवरेज के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2012 में से निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया। हालांकि निर्मल भारत अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। निर्मल भारत अभियान को अब वर्तमान सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनर्गठित किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की यूनिट नंबर 3 की। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है। देखिए हम जानते हैं कि शिक्षा एक बहुध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें कई ध्रुव मिलकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और 2 ध्रुव हैं जो प्रमुख हैं, जिसमें आपका शिक्षक और शिक्षार्थी आ जाता है। इन ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है पाठ्यक्रम की। वस्तुतः पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र है जिसके अनुसार विद्यालय में समस्त क्रियाकलापों का संचालन होता है। पाठ्यक्रम अर्थात देखिए, पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ना। पाठ्यक्रम का निश्चित अर्थ निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम या साधन से है और इसको जो है परिभाषा कनिंघम ने दी है। कनिंघम कहते हैं इनकी परिभाषा, पाठ्यक्रम कलाकार कौन है? यहाँ पे शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री यानी विषयों को अपने आदर्शों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढालता है। पाठ्यक्रम का अगर आधुनिक कॉन्सेप्ट को समझें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, तो अतिकाल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सूचना एकत्र करना था। अतीत काल जो शिक्षा थी उसका प्रमुख उद्देश्य सूचनाएं एकत्र करना था। फलतः पाठ्यक्रम का निर्देशन के विषयों के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता था। पाठ्यक्रम को निर्देशन के विषयों के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता था, परंतु आधुनिक युग में शिक्षा को गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा जाने लगा है जिससे शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। पर्यावरण पाठ्यक्रम में वे सभी बिंदु आते हैं जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध पर्यावरण ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, रख रखाव और उसके सुधार से होता है। पाठ्यक्रम विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पहला है बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। समाज केंद्रित, समाज की आवश्यकताओं एवं हित के अनुसार पाठ्यक्रम का ध्यान रखा जाना चाहिए। सृजनात्मकता का सिद्धांत, बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे एक खोजकर्ता एवं अन्वेषणकर्ता के रूप में काम कर सकें।
दूरदर्शिता, भावी जीवन की तैयारी एवं खुद को हर परिस्थितियों में समायोजित करने के लिए बालक में दूरदर्शिता का विकास करना भी जरूरी है। लचीलापन और विविधता, पाठ्यक्रम जो है वह समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय होना चाहिए, जिस उसमें विविधता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य को समझते हैं। विषय अथवा क्षेत्र केंद्रित, स्पष्ट और व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षार्थियों की आवश्यकता, रुचि और उनकी योग्यता क्रम के अनुसार होनी चाहिए। सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। संपूर्ण विषय सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। परिमाण मूलक तथा मूल्यांकन किया जा सकने वाला होना चाहिए। शिक्षण विधियों के अनुकूल होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम। अंतः विषयक उपागम अगर आपसे पूछ लेता है, इस पर टिप्पणी लिखिए तो उसको समझिए। विषय या अंतः विषयक उपागम एक अलग अनुशासन के रूप में पर्यावरण शिक्षा को सिखाने के बारे में है। यह दृष्टिकोण टबिलिसी घोषणा की एक महत्वपूर्ण विशेषता को परिलक्षित करता है, जो कहता है कि पर्यावरण शिक्षा सभी उम्र के लिए और सभी ग्रेड स्तर पर प्रदान की जानी चाहिए और एक समग्र और संतुलित परिप्रेक्ष्य को संभव बनाने में प्रत्येक विषय से विशिष्ट सामग्री लेते हुए उसके दृष्टिकोण को अंतःविषयी भी बनाना चाहिए। बहुविषयक उपागम की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा एक बहुविषयक विज्ञान है, क्योंकि ये रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विषयों पर निर्भर करता है। यह पर्यावरण में भौतिक घटनाओं का विज्ञान है। ये स्वाभाविक रूप से एक बहुविषयक क्षेत्र है जो न केवल अपने मूल वैज्ञानिक क्षेत्रों को आकर्षित करता है, बल्कि आर्थिक, कानून और सामाजिक विज्ञान जैसे अन्य गैर वैज्ञानिक अध्ययनों से भी ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम लोग समझते हैं पर्यावरण जागरूकता एवं प्रबंधन। चैप्टर 11 होगा आपका। ठीक है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चैप्टर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कंटेंट सिलेबस सेम रहेगा। पर्यावरण जागरूकता की बात करें, पर्यावरणीय जागरूकता से हमें पर्यावरण संबंधी तथ्यों, घटकों, कॉन्सेप्ट्स तथा कारणों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा हमारे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक समूहों में पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता भी विकसित की जाती है। पर्यावरण जागरूकता की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, पर्यावरण एनवायरमेंटल अवेयरनेस के द्वारा हमें पर्यावरण से संबंधित जो भी तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनकी जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हमें जनसंख्या विस्फोट का पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की भी जानकारी मिलती है। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, इस बात की भी जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के साधनों एवं अधिनियमों की भी जानकारी मिलती है। पर्यावरण प्रबंधन के विषय में भी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा कई चेतना अभियान चलाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे आपका पर्यावरण वाहिनी है। सन 1992 में देश के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 100 जिलों में पर्यावरण वाहिनी का गठन किया गया। प्रत्येक वाहिनी में 20 सदस्य होते हैं, जो विद्यार्थी, युवक, व्यक्ति और अराजकीय स्वयंसेवी संस्थानों से चुने जाते हैं। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने जिले के पर्यावरण की समस्याओं की रिपोर्टिंग वाहिनी के मनोनीत अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देकर समुचित कार्यविधि करा सकें। माध्यमिक विद्यालयों में पर्यावरण अनुस्थापना कार्यक्रम चलाए गए। 1972 में स्वीडन स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विश्व में अनेक राष्ट्रों के बीच पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विशेष चर्चा हुई। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि पर्यावरण शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रदान की जाए। स्वच्छ गंगा परियोजना जो है सन 1984 के बाद से निरंतर यह परियोजना काम कर रही है। विभिन्न सरकारों के द्वारा इसके नामकरण विभिन्न प्रकार से किए गए हैं, जिसमें वर्तमान समय में नमामि गंगे परियोजना कार्यरत है। पारिस्थितिकी क्लब की बात करें तो सन 1994-95 से यह कार्यक्रम पर्यावरण विभाग ने प्रारंभ किया था। इसमें जो है 6 to 10th तक के विद्यार्थी क्लब में सदस्य बन सकते हैं। एक क्लब में 20 से 50 सदस्य हो सकते हैं। यह योजना राष्ट्रीय हरित दल जो है के नाम से काम कर रही है। तो ये कुछ जो मुख्य अभियान चलाए गए पर्यावरण जागरूकता को लेकर के, उनकी बात हुई। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरणीय प्रबंधन का अर्थ क्या है। देखिए, पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं उचित निर्णय द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग
तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन आवश्यक है, जिससे वास्तविक जीवन में वे उपयोगी हो सकें। वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण प्रबंधन ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा पर्यावरण संकट को नियंत्रित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन एक विशुद्ध विषय माना गया है। यहाँ पे पर्यावरण T.R. यूडिन के अनुसार कहा गया है कि प्रबंधन का संबंध विविध प्रकार के वैकल्पिक नियोजनों तथा प्रस्तावों में से प्रभावी नियोजन का चयन करना है, जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और निहित अपेक्षाओं की पूर्ति भी की जा सके। प्रबंधन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अवयवों का भी चयन किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है मानवीय क्रियाओं को कम करना जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं अर्थात प्रदूषित करती हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रबंधन का मुख्य काम है पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायित्व बनाए रखना, मनुष्य और प्रकृति के बीच स्वाभाविक रूप से समायोजन बनाए रखना, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना और पर्यावरण प्रबंधन में पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायित्व तथा आर्थिक सामाजिक विकास को प्राथमिकता देना, ये सभी पर्यावरणीय प्रबंधन की मुख्य समस्याएं ये इसकी जो है विशेषताएं हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन के कुछ आयाम हैं, जिसमें से देखिए मानवीय वातावरण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। इस कारण से पर्यावरण प्रबंधन का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसमें मुख्य 2 पर्यावरण प्रबंधन के आयामों को प्रयुक्त किया जाता है। पहला आपका संचयीकरण का आयाम है। इस आयाम की मान्यता है कि मनुष्य को प्रकृति में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति अथवा भौतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण रूप में अनुसरण तथा अनुकूलन करना चाहिए। संरक्षण आयाम, इस आयाम की मान्यता तथा अवधारणा यह है कि भौतिक जैविक पर्यावरण का औद्योगिक, तकनीकी तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ समायोजन होना चाहिए। इसके अनुसार प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी करना चाहिए। पर्यावरणीय प्रबंधन का क्षेत्रीय आयाम, पर्यावरण प्रबंधन और नियोजन का क्षेत्रीय आयाम एक महत्वपूर्ण उपागम है। पर्यावरण की व्यापकता और विशिष्टता को देखते हुए उसके प्रबंधन को स्तरीय बनाना सार्थक प्रयास है। इस प्रकार पर्यावरण प्रबंधन के लिए 4 स्तरों पर कार्य योजना क्रियान्वित की जाती है। यथा आपका स्थानीय प्रबंधन हो गया, राष्ट्रीय प्रबंधन हो गया, क्षेत्रीय प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, ये सभी आपके इसमें 4 स्तर हैं जिन पर कार्य योजना क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, अब जैसे आपका पहला आता है स्थानीय प्रबंधन। पर्यावरण से संबंधित अनेक समस्याएं स्थानीय महत्व की होती हैं, जिनका निदान स्थानीय प्रबंधन से किया जा सकता है। महानगरों में व्याप्त प्रदूषण की समस्याओं ने इन्हें प्रदूषण द्वीप बना दिया है। इसके निदान के लिए स्थानीय प्रबंधन उपयोगी होता है। क्षेत्रीय प्रबंधन जो है, क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय समस्या क्षेत्रीय आधार पर सुलझाई जाती है। जैसे चंबल घाटी में मृदा क्षरण की समस्या, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ समस्या या फिर कोसी की बाढ़ समस्या हो गई। जो राष्ट्रीय प्रबंधन है, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के लिए वृहद प्रबंधन की आवश्यकता होती है, बड़े स्तर पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। वन संवर्धन और संरक्षण, जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण जैसी समस्या को राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत सुलझाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन की बात करें तो विश्वव्यापी समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व जनमत बनाना आवश्यक होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न वायुमंडलीय प्रदूषण की समस्या, आणविक युद्ध से विकिरण की समस्या, जलवायु व्यतिक्रम की समस्या, ओजोन परत के क्षरण की, ये जो सभी समस्याएं हैं, इन समस्या को बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रबंधन से सुलझाना कठिन हो जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 की। हो सकता है आपसे पूछ ले पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं से निपटने और भविष्य के आर्थिक सामाजिक विकास की दिशा और प्राथमिकता तय करने के लिए आयोजित किया गया था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 है, इसके बाद ये विश्वस्तरीय ऐतिहासिक प्रयास था जो कई मायने में अनूठा था। ठीक है, इस सम्मेलन में पहली बार विश्व के 107 राष्ट्राध्यक्षों ने एक मंच पर खड़े होकर पृथ्वी के प्रति अन्याय न करने की प्रतिज्ञा की थी। ओके, और इसीलिए इसे विश्व शीर्ष सम्मेलन भी कहा गया है। आगे बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिएगा, संरक्षण क्या होता है। संरक्षण शब्द का अर्थ होता है किसी प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए किया जाने वाला प्रयास या तरीका, ताकि वह संसाधन लंबे समय तक उपयोग में आता रहे और हमारे आवश्यकता की पूर्ति के लिए लंबे समय तक उपलब्ध भी होता रहे।
एली के अनुसार संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ऐसा एली कहते हैं। संरक्षण का उद्देश्य है क्या? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकना, है ना, भूमि का उचित संरक्षण हो सके, नवीनीकरण संसाधन का उचित उपयोग हो सके, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हो सके, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। पर्यावरणीय संरक्षण का आप प्रॉपर तरीके से अर्थ समझते हैं। देखिए, संरक्षण शब्द को अंग्रेजी में कंजर्वेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के कॉन अर्थात टुगेदर, साथ तथा सर्वेयर अर्थात गार्ड यानी रक्षा से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा या फिर संरक्षण। अगर हिंदी भाषा के शब्द सुरक्षा की चर्चा की जाए तो यहाँ सुरक्षा से आशय है जिसकी उचित प्रकार से रक्षा की जाए। संरक्षण का अर्थ यह भी है जिसकी रक्षा की जाए या उचित निगरानी में रखा जाए ताकि संबंधित व्यक्ति या वस्तु को कोई हानि ना हो और उसका अस्तित्व बना रहे। यही पर्यावरण संरक्षण की मूल अवधारणा है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इस पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की सम स्थिरता बनाए रखने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भावी पीढ़ी उसकी उपलब्धता भावी पीढ़ी के लिए बनी रहेगी। और पर्यावरण संरक्षण हमें प्रबंधन का वो तरीका बताता है जिसके माध्यम से हम न सिर्फ खनिज संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं बल्कि उनके पुनः चक्रण के लिए भी प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से पर्यावरणीय संरक्षण के माध्यम से हम संचय एवं बचत के सिद्धांत का पालन करते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ जीवन के गुणवत्ता बनाए रखते हैं। ये जो है इसका महत्व है पर्यावरण संरक्षण का। अब देखिए, इसमें पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए विद्यालय विभिन्न तथ्यों पर सेमिनार, वर्कशॉप, प्रदर्शनियाँ आदि का आयोजन करता है। और पर्यावरण विभाग जिन दिवसों का आयोजन करता है, विद्यालय उन दिवसों को मनाता है और इसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर के पार्टिसिपेट भी करते हैं। पृथ्वी दिवस अगर बात करें 22 अप्रैल की, देखिए, पृथ्वी दिवस का आयोजन अपने आप को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाने तथा प्राणी मात्र के सुखमय जीवन जीने देने का एक क्रियाकलाप है। इसमें सामूहिक चर्चा करते हैं, हम रैलियाँ निकालते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस पर सम्मेलन, गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जनसाधारण में मानसिक और व्यावहारिक परिवर्तन आता है और वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी प्रकार विश्व चिंता में भागीदार बनते हैं और उनके स्तर पर की गई अपेक्षाओं के प्रति अपने आप को उत्तरदायी भी समझते हैं। ओजोन दिवस की बात करें 16 सितंबर की। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, फोम और स्प्रे उत्पाद तैयार करने, अग्नि बुझाने में ओजोन दिवस की प्रशिक्षण संस्थाओं का आयोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों में सोलवेंट्स के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। विश्व जल दिवस 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा रैली निकाल करके पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं कराएं। इसको मनाने के पीछे भावना यही है, जल के दुरुपयोग को रोका जाए, जल को दूषित होने से बचाएं, वर्षा जल को एकत्रित करें और जल का संरक्षण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समृद्ध पर्यावरणीय विरासत के संरक्षण, रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान व पर्यावरणीय संरक्षण। देखिए, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहला कदम जो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के हित में किया वो संविधान में 2 संशोधन थे जिन्हें अनुच्छेद 48A एंड 51A जी नाम दिया गया। जो भारत का संविधान 48A है, इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। सरकार पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगी। और जो 51A जी है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे, जिसमें वन, झीलें, नदी, वन्य जीव ये सभी सम्मिलित हैं और प्रत्येक जीवधारी के प्रति सहानुभूति यानी संवेदनशीलता रखे। ठीक है, इन दोनों अनुच्छेदों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें कहा है कि संविधान यह आश्वस्त करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को
उस गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की दृष्टि से 6 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, जैसे आपका जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम 1997। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा राष्ट्रीय संदर्भ में। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। राष्ट्रीय संदर्भ, नेशनल कॉन्टेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयास। पहला आपका आता है पर्यावरण नियोजन तथा समन्वय समिति, जिसको NCEOC कहते हैं। हमारे देश की ओर से पर्यावरण सुधार को महत्व देने का काम स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद से ही आरंभ हो गया था। 1972 के फरवरी माह में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसके मुख्य कार्य थे पर्यावरण समस्याओं को पहचानना, उनका समाधान ढूंढना और उन कार्यक्रमों एवं नीतियों की समीक्षा करना था। पर्यावरण विभाग की स्थापना की बात करें तो सन 1980 में भारत सरकार ने एक पृथक पर्यावरण विभाग गठित किया, जो पर्यावरण नियोजन और समन्वय हेतु केंद्रीय ढांचे का प्रमुख बिंदु है, और इसी वर्ष वन संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था। तीसरा है हमारा पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन विभाग का गठन, जिसको EFWLET कहते हैं। सन 1985 में पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन विभाग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का अवलोकन एवं आकलन करना था, प्रदूषण के विभिन्न कारकों से संबंधित जानकारी से संसद को अवगत कराना था, पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देना था, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना था, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी परियोजनाओं का आरंभ करना भी था। पर्यावरण शिक्षण केंद्र अहमदाबाद। सन 1984 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। नेहरू विकास प्रतिष्ठान से जुड़ी इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य देश भर में पर्यावरण के बारे में चेतना का विकास करना है। परिपूर्ण रुजीवन और विकास बोर्ड, इसकी स्थापना सन 1981 में की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखते हुए आर्थिक विकास की व्यावहारिकता बनाए रखना, पहले से ही क्षतिग्रस्त हुए पारितंत्रों को और अधिक क्षतिग्रस्त होने से रोकने के कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करना, युवा पीढ़ी को पारितंत्र संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पर्यावरण शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण एक मूल्य है, जिसे कुछ अन्य मूल्यों के साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में अभयारण्यों में प्रसिद्ध अभयारण्य आपका सन 1878 में बना था। तमिलनाडु में स्थापित वेदांतांगला बर्ड सेंचुरी ये अभयारण्य है। ठीक है, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें BSI की, तो भारतीय वानस्पतिकी सर्वेक्षण या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण करना, उनका कैटलॉग बनाना इस संस्थान के काम है। सन 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी एवं यह नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का घटक है। यहाँ पृथ्वी की संरचना और भूगर्भीय प्रक्रियाओं पर शोध काम किया जाता है। फिर आपका आता है 10 नंबर पे शासन द्वारा पर्यावरण नीति 1988। 1988 में नई पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी, जिसके मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना था, जैव विविधता का संरक्षण था, मृदा और जल प्रबंधन था, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि थी। तो ये हम जो पढ़ रहे थे आपके, ये जो पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जो भी नियम कानून बनाए गए थे, जो अधिनियम बनाए गए थे, उनकी बात हम कर रहे थे। 10 नियम थे, 10 अधिनियम थे आपके, उनको हमने समझ लिया। अब चैप्टर 13 आपका आता है पर्यावरणीय सतत विकास की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। समझते हैं सतत विकास क्या होता है। देखिए, सतत विकास से तात्पर्य है कि उपलब्ध पारितंत्र के अंतर्गत मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में विकास हो।
सतत विकास ऐसे विकास की कल्पना करता है जिसमें वर्तमान से भविष्य तक हमें सभी मिल सकने वाले संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। सतत विकास का अर्थ क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास की अवधारणा का सूत्रपात सन 1970 के दशक में हुआ था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वर्तमान की पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम क्षरण हो, ताकि वो संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो सके। ठीक है। और फिर कहा गया है कि सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की परिस्थितियां और संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को संवर्धित करने का काम करती है। इसके सिद्धांत क्या हैं? सामुदायिक जीवन को प्राथमिकता देते हुए उसका सम्मान करना, हमारे जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना, विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण करना, अन्वयकरणीय संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखना, ये सतत विकास के सिद्धांत हैं। सतत विकास के लिए कुछ उपाय हैं। भावी पीढ़ी को एक सुखद, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे विकास सतत हो। सतत विकास के लिए जरूरी है कि जन जन जागरूक हो और प्रकृति के महत्व को समझ उसके अनुसार जीना सीखे। कीटनाशकों, रसायनों एवं विलासिता संबंधी सभी वस्तुओं यानी उत्पादों का प्रयोग जितना संभव हो कम करें। सादा जीवन, उच्च विचार, त्याग की भावना, मितव्ययी संवेदनशीलता, दया, सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों को भी अपनाया जाए। सतत विकास के कुछ क्षेत्र हैं। सतत विकास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत आयामों जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। अब इसमें सामाजिक आयाम आपका, जैसे सतत विकास के सामाजिक आयामों में आपका शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य है और कल्याण पर जोर देने के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना शामिल है। आर्थिक आयाम जो है, सतत विकास के आर्थिक आयाम में गरीबी नहीं, स्थायी अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सभ्य काम और आर्थिक विकास एंड प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन पर जोर देने के साथ जनता की आर्थिक भलाई भी इसमें आपकी सम्मिलित है। जो पर्यावरणीय आयाम है, सतत विकास के पर्यावरणीय आयामों में अनुकूल पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और ऊर्जा से उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम समझ रहे थे कि सतत विकास के क्षेत्र क्या है। सतत विकास का क्षेत्र आपका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय है। संस्थागत जो आयाम है, संस्थागत विकास के सतत विकास के संस्थागत आयामों में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, मजबूत वित्तीय संसाधन है ना, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, सतत शहर और समुदाय, सतत विकास लक्ष्यों के लिए भागीदारी, साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें सम्मिलित हैं। सतत विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विशेषताएं, इसमें पहली तो एक जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका संरक्षण किया जाए, समाज का सतत यानी कि निरंतर विकास हो, जैव विविधता का संरक्षण हो, जनसंख्या पर नियंत्रण हो, मानव संसाधन का संरक्षण हो। चैप्टर 14 आता है पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया और टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। पर्यावरणीय जागरूकता में टेक्नोलॉजी और मीडिया और प्रौद्योगिकी और मीडिया की क्या भूमिका है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। आइए समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संचार माध्यम पर्यावरण संकट के प्रति जन चेतना जागृत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। संचार माध्यमों से तात्पर्य ऐसे माध्यमों से जिनके द्वारा विचारों, तथ्यों और मूल्यों और आदर्शों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम समय में रोचक, मनोरंजक तरीके से पहुंचाया जाता है। पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत सैद्धांतिक पक्ष के विकास पर बल दिया जाता है, यानी व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रमुखता दी जाती है। पर्यावरण जागरूकता सचेतना में सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया की क्या भूमिका है। देखिए, इस प्रौद्योगिकी ने सूचना के विशाल नेटवर्क के जरिए संसार के किसी कोने में बसे हुए व्यक्ति को आपस में जोड़ दिया है। पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, पर्यावरण पर शोध, पर्यावरण से संबंधित प्रकार की सूचनाएं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होती है। मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा में आने वाली जो टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं, टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करते हैं। जैसे दूरदर्शन की क्या भूमिका है। दूरदर्शन का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नाटक, धारावाहिकों के माध्यम से पर्यावरण का ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से
विद्यालय में इसका प्रयोग करके हमारी आने वाली पीढ़ी जहाँ तैयार हो रही है उसको पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न विद्वानों के विचारों को सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है। किसके माध्यम से? टेलीविज़न के माध्यम से। रेडियो भी वही काम करता है, टेलीविज़न में सामने देख पाते हैं, रेडियो के माध्यम से हम कहानियाँ कविताएं सुन पाते हैं, है ना। अब बात करते हैं वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। देखिए, वैश्विक पर्यावरण में एक अन्य प्रमुख चुनौतियों के समूह का उद्गम हुआ, जो कि ओजोन की परत का विनिशेषीकरण यानी नष्ट होने की कगार पर और जैविक विविधताओं में कमी आना, उनके स्तर में गिरावट होना। इसमें विश्व के पर्यावरणीय चिंताओं के उभार से जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ मानव जीवन के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। और ठीक है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और निर्माण होना तथा औद्योगिक एवं परिवहन चलाने के कारण धुएं में उत्सर्जन होना, यह सब वैश्विक तापमान यानी भूमंडल के ताप में वृद्धि करने में सहयोग देते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं जो मेन पॉइंट है। देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों पर कुछ वैश्विक सम्मेलन हुए, इनको समझ लेते हैं। जैसे पहला आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ, जिसका वर्तमान मुख्यालय केन्या देश के नैरोबी शहर में स्थित है। भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी। जो हेलसिंकी सम्मेलन है, हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन फिनलैंड देश के हेलसिंकी शहर में 1974 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य जो विषय था वो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना रखा गया था। जो लंदन सम्मेलन था, इसकी बात करते हैं। लंदन सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री कचरे का निस्तारण रखा गया। वियना सम्मेलन का आयोजन वियना सम्मेलन का ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। 1985 में वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो और फिर आता है हमारा टोरंटो सम्मेलन। 14वां G7 शिखर सम्मेलन टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में 19 से 21 जून 1988 के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखा गया था। रियो सम्मेलन की बात करें, पृथ्वी सम्मेलन की, तो यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों ने हिस्सा लिया था। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 पर्यावरण एवं विकास के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे सम्मेलन में उपस्थित 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। एजेंडा 21 में निहित घोषणाओं के अनुपालन के लिए 1993 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे सतत विकास पर आयोग कहा गया। इस आयोग ने मई 1993 से काम करना शुरू कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यूयॉर्क सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना था। जो हमारा नैरोबी घोषणा पत्र है, इस सम्मेलन का आयोजन केन्या देश के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। इसके बाद आता है सिएटल सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में 1999 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना रखा गया। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व
एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, Rio+20 की बात करते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 2012 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास पर बल देना रखा गया था। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। जो कानकुन सम्मेलन है, मैक्सिको में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के बीच आयोजित किया गया। इसे UNFCCC COP16 के नाम से जाना जाता है। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये कुछ ऐसे सम्मेलन थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। ठीक है, आइए बात करते हैं यूनिट 4 पर्यावरण शिक्षा में पाठ्यक्रमी गतिविधियां, वृक्षारोपण, जागरूकता अभियान, स्मारक, समुदाय कार्य की। देखिएगा, शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों पर गतिविधियां कराई जाती हैं। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम की चर्चा की गई, जैसे आपको वन महोत्सव कराया जाता है और कार्यक्रम कराया जाता है, वृक्षारोपण अभियान होता है, गंगा वृक्षारोपण अभियान चलता है ना। वन महोत्सव जो है जुलाई के पहले सप्ताह 1 से 7 जुलाई के में वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। वन महोत्सव का महत्व क्या है? वन महोत्सव सप्ताह एक अनुस्मारक है कि हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के 3 R, कम करना, रिड्यूस, पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल करने का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करते हैं जैसे वृक्षारोपण अभियान है। 2021 वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को आरंभ हुआ। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। गंगा वृक्षारोपण अभियान 2021 राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की तरफ से 2018 में गंगा घाटी वाले 5 प्रमुख राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, गंगा वृक्षारोपण अभियान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। गंगा वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, परंतु कुछ समय से प्रदूषण की वजह से गंगा नदी बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हुई है एवं गंगा नदी के आसपास के 5 राज्यों में वृक्षों की भी कमी हुई है। गंगा वृक्षारोपण अभियान के तहत गंगा नदी के प्रदूषण से प्रभावित स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने के साथ साथ गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, गंगा वृक्षारोपण अभियान 2021 की कुछ विशेषताएं हैं। गंगा वृक्षारोपण अभियान के तहत बहुत सारे वृक्ष लगाए जाएंगे और प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के लिए डस्टबिन का प्रबंध किया जाएगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वृक्षारोपण अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया अभियान है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं जागरूकता अभियान की। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण पर जन चेतना बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान पृथ्वी दिवस से पहले और पृथ्वी दिवस पर अनेक कार्यकलापों में सहायता की गई ताकि इस अवसर का प्रयोग एक स्वस्थ, समृद्ध और सतत भविष्य बनाने में एक अंतर दर्शाने के लिए लोगों को शामिल करना था। यूथ एवं इको क्लब। देखिए, यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने और मानव भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की जाएगी। इको क्लब के तहत बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने और पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में इको क्लब की स्थापना की जाएगी। सामुदायिक कार्य में पहला जैसे आपका वृक्षारोपण आ जाता है ना। वृक्षारोपण आप समझ गए। वृक्षारोपण के बारे में क्या लिखना है? वृक्ष लगाने से बाढ़ कंट्रोल हो सकती है, बाढ़ को रोका जा सकता है। वृक्ष एवं वनों को बचा करके रखना है। नई वाटिकाएं या नई बस्ती वन लगा करके नई बस्ती में वन एवं वाटिकाएं बनाकर उनका संरक्षण करना चाहिए। कचरा डालने के स्थान को विकसित करके कचरा डालने का स्थान यथासंभव छोटा हो, चाहे उसे एक कचरा डालने के टैंक बनाया जा सकता है। रसायनों एवं कीटनाशकों का उपयोग न किया जाए। जल संग्रहण करके हम जो है क्या कर सकते हैं, ये सामुदायिक काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन की अवधारणा को समझते हैं। देखिएगा, मूल्यांकन से शिक्षक को जानने में सहायता मिलती है कि क्या शिक्षार्थियों ने तथ्यों का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सिद्धांतों और सामान्यीकरणों की समझ विकसित कर ली है,
अभिप्रेरित कौशल और अनुप्रयोग योग्यता विकसित कर ली है। इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों के अधिगम के बारे में ठोस और विश्वसनीय प्रमाण मिलता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से टीचर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना और कितनी अच्छी तरह सीख लिया है। प्रत्येक बच्चों के अधिगम प्रक्रिया के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, अपने शिक्षण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा में मूल्यांकन किसका किया जाए? पर्यावरणीय शिक्षा की पाठचर्या के संगठन, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण और कक्षा में शिक्षण अधिगम युक्तियों को अपनाने के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा के 3 घटकों अर्थात पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण द्वारा शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण के बारे में सीखने में पर्यावरण के घटकों का ज्ञान सम्मिलित है। ये घटक जैसे वस्तुएं, तथ्य और बच्चे के आसपास घटित होने वाली घटनाएं हैं। पर्यावरण के द्वारा सीखने का अर्थ है पर्यावरण और विभिन्न घटकों का सीखने के माध्यम के रूप में उपयोग करना। अतः पर्यावरण की व्यवस्थित खोज के माध्यम से अधिगम के एक साधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण के लिए सीखने से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण को सुधारने के लिए ज्ञान और कौशल का उपयोग करना। इसमें पर्यावरण के प्रति सरोकार कार्यवाही करने की आवश्यकता, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्रियाओं से स्वेच्छा से भागीदारी आदि सब कुछ इसमें सम्मिलित है। ठीक है, मूल्यांकन की कुछ तकनीकें हैं, जैसे आप मौखिक प्रश्न करके, लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। शैक्षिक संप्राप्ति के मूल्यांकन के लिए उपकरण, मौखिक प्रश्न हो गए, लिखित प्रश्न हो गए, है ना। अभिवृत्तियाँ, जागरूकता, मूल्यों के मूल्यांकन की तकनीकी, इसमें आपका जैसे अवलोकन आता है। अवलोकन में विधि, प्रविधि एवं उपकरण तीनों की विशेषताएं समाहित रहती हैं। इसी वजह से मूल्यांकनकर्ता अवलोकन को विधि, प्रविधि एवं उपकरण भी मानते हैं। अवलोकन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को विशेषतः उनके विषय में जानने, समझने और ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया अथवा प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें तथ्यों की प्राप्ति एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से अवलोकन 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष अवलोकन। जो प्रत्यक्ष अवलोकन है, इस अवलोकन के द्वारा अवलोकनकर्ता अपने ज्ञानेंद्रियों से सभी तथ्यों को देखता, परखता और पता लगाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन से उन विशिष्ट विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है जिसका संबंध बालक की रुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्तियों से होता है। नियंत्रण, सहभागिता और संख्या की दृष्टि से प्रत्यक्ष अवलोकन को 6 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका नियंत्रित अवलोकन हो गया, है ना, अनियंत्रित अवलोकन हो गया, सामूहिक अवलोकन है, विशिष्ट अवलोकन है, संपूरक अवलोकन है, समूह अवलोकन है। ये उसके 6 प्रकार हैं। जो अप्रत्यक्ष अवलोकन है, ऐसा अवलोकन जो किसी अवलौकिक द्वारा नहीं किया जाता बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, वो आपका अप्रत्यक्ष अवलोकन कहलाता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जिसको आप कहते हैं, साक्षात्कार एक ऐसी तकनीकी है जो अवलोकन विधि पर आधारित होती है। इसमें अवलोकनकर्ता अथवा अवलोकित क्रमशः साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारी बन जाते हैं। यानी एक इंटरव्यू लेने वाला, दूसरा इंटरव्यू देने वाला, और एक दूसरे के सम्मुख बैठ करके परस्पर जानकारी लेने और देने का काम करते हैं। ओके, साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारी के मध्य प्रासंगिक सूचना एकत्र करने का काम के लिए वार्तालाप है। साक्षात्कार एक ऐसी बैठक है जिसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारी से, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले से उसकी योग्यताएं, क्षमताएं और अनुभव आदि के विषय में पूछता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो असंरचित साक्षात्कार, दूसरा संरचित साक्षात्कार। ठीक है, जो असंरचित साक्षात्कार है, इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता कोई पूर्व निर्धारित तैयारी नहीं करता। वह साक्षात्कारी से किसी भी स्थिति या घटना पर वार्तालाप करता है और वार्तालाप में साक्षात्कारी के उत्तरों को सूचना के रूप में लिख लेता है, जो उसके मूल्यांकन के आधार पर बिंदु बनते हैं। जो संरचित साक्षात्कार है, इस प्रकार के साक्षात्कार में पहले से सब कुछ निर्धारित होता है। प्रश्नों की सूची जिन्हें कि साक्षात्कारी से पूछना है पहले से तैयार रहती है। प्रश्न पूछने का क्रम भी व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रहता है। ओके, प्रयोग, उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर साक्षात्कार को भी अलग अलग बांट सकते हैं। एक औपचारिक साक्षात्कार होता है जिसमें नियंत्रित, नियोजित और संरचित साक्षात्कार औपचारिक साक्षात्कार कहलाते हैं। जो अनौपचारिक साक्षात्कार है, अनियंत्रित, अनियोजित, असंरचित साक्षात्कार अनौपचारिक साक्षात्कार कहलाते हैं। इसमें कोई बनावटीपन अथवा दिखावा नहीं होता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है, इस प्रकार के साक्षात्कार में एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है। समूह साक्षात्कार, जब एक से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार
कर्ता द्वारा लिया जाता है तब इसे समूह साक्षात्कार कहते हैं। सामूहिक साक्षात्कार, इसमें कई व्यक्ति एक साथ साक्षात्कारकर्ता के रूप में उपस्थित रहते हैं। साक्षात्कारी एक अथवा एक साथ अनेक हो सकते हैं। अब बात करते हैं मूल्य निर्धारण मापने की। देखिए, एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को उसके स्तर के अनुसार मापा जा सकता है, मूल्य निर्धारण मापनी कहलाती है। डिफरेंट क्लास यहीं पे एंड होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूल्य निर्धारण मापनी एक उपकरण है जिसमें मूल्यांकन करता किसी दूसरे व्यक्ति अथवा स्वयं की विशेषताओं पर अपना निर्णय दे सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।